Spherical balls having equal masses with radius of 5 cm each are thrown upwards along the same vertical direction at an interval of 3 seconds with the same initial velocity of 35 meter per second. Then these balls collide at a height of dash meters. टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया हुआ क्वेश्चन है ये जे मीन्स 2021 में। तो देखते हैं इसका आप सोल्यूशन किस तरह से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट्स थे उसको मैंने लिख लिया है। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में दिया गया था, उससे हमने मैंने डायग्राम बनाया है। तो देखते हैं कैसे करना है। ये ग्राउंड है, ये हमारी एक ए बॉल है, एक हमने बी बॉल, दो बॉल नहीं। तो उसने कहा था कि एक टाइम एक बॉल हमने क्या किया, ऊपर फेंकी, उसके 3 सेकंड बाद हमने एक दूसरी बॉल ऊपर फेंकी। तो एक बॉल जब ए ऊपर जाएगी तो वो टी टाइम पे गई, हमने मान लिया, तो वो ऊपर से आ रही है, वो ऊपर जा रही है। और ये बी बॉल है वो हमने 3 सेकंड बाद भेजी, तो टी प्लस 3 टाइम हो गया। इसका वेलोसिटी दोनों की क्या है, सेम है। तो ये अब बताया उसमें कि कोलाइड करें। तो कोलाइड भाई कब कर सकती है, जब ये बॉल तो नीचे से जा रही है ऊपर और ये बॉल ऊपर से घूम के नीचे आ रही है। जब ये कोलाइड करेंगी, जब ये कोलाइड करेंगी तो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो दोनों बॉल्स के लिए बराबर होगी। मतलब क्या कह सकते हैं, एस ऑफ ए इक्वल्स टू एस ऑफ बी। कह सकते हैं, नहीं कह सकते, कह सकते हैं। तो एस ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा, वो ये है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाली जो है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यही तो है और क्या है। तो लिखते हैं यू ए टी ए प्लस। अब एक चीज़ और देखते हैं, हमारा जो मोशन है वो ऊपर हो रहा है लेकिन जो जी है वो नीचे है, तो इसमें क्या नेगेटिव आएगा, इसलिए हम माइनस ऑफ हाफ जी टी ए स्क्वायर इक्वल्स टू यू ए यू बी टी बी माइनस ऑफ हाफ जी इंटू टी बी का स्क्वायर। तो चलो इसको कर देते हैं एक बार। यू ए क्या है हमारे पास 35 इंटू में टी हमारे पास टी ही माना था हमने, और ये हाफ इंटू में जी इंटू में टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू भी हमारे पास 35 ही है, लेकिन जो टी भी है वो कितना है, टी प्लस 3 ये रहा, क्योंकि 3 सेकंड का इंटरवल कट दिया था ना उसमें। तो एक को हम अगर टी मान लेते तो एक को टी प्लस 3 लेंगे, माइनस ऑफ हाफ इंटू में जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी प्लस 3 का स्क्वायर। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो ये 30 ये कैंसिल हो जाएगा। एक बार एक्सपेंड कर देता हूँ मैं इसको आपके सामने ही, इससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, 30 प्लस में 105 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/2 टी स्क्वायर में ब्रैकेट खोलता जा रहा हूँ, 1/2 जी इंटू 9 माइनस 1/2 टी इंटू जी, यहाँ पे रहेगा ही, टी आ गया, और साथ ही साथ कितना आ गया 6, 6। तो ये कुछ हो गया, तो 35 गया टी, और ये यहाँ इससे ये गया, तो कितना बच गया 0 इक्वल्स टू 105। ये कितना हो गया, ये यहाँ से हम करते थे माइनस के 45, और ये कितना हो गया माइनस के 30 टी। तो अब मैं इसको करता हूँ, तो 30 टी इक्वल्स टू आएगा मेरे पास, कितना आएगा 60, 32 इक्वल्स टू 60 आ रहा है। तो टी कितना आ गया मेरे पास 2 सेकंड्स। जैसे ही मेरा टी 2 सेकंड्स आ गया, मतलब कि क्या कि 2 सेकंड बाद दोनों का कॉलेज, मतलब कि जो टी है वो उसका कितना 2 सेकंड है, और ये 5 सेकंड फेंका गया है। और जब जाके दोनों कॉलेज होंगे देखेंगे वो हाइट कितनी होगी, वो हाइट और देख लेते हैं। तो हाइट किसी भी, ये दोनों थी ना ऐसे और ऐसे भी, किसी भी एक में पुट कर दो वैल्यूज़। तो मैंने ऐसे में पुट कर देता हूँ, यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर था, इसमें टी में पुट कर देता हूँ 35 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 करते हैं। तो ये कितना 70 माइनस में ये कितना 20, तो कितना हो गया 50 मीटर्स, और यही बराबर है दोनों के लिए। तो यही हमसे पूछा गया था, तो यही हमारा आंसर है। तो the sum of two forces P and Q is R such that R vector का मॉड्यूलस इज इक्वल टू P वेक्टर का मॉड्यूलस द एंगल थीटा इन डिग्रीज that the resultant of 2p vector and q vector will make with q vector is। तो हमें क्या पूछा है, एंगल थीटा पूछा गया है हमसे, जो कि 2p वेक्टर और q वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो q वेक्टर के साथ कितना बनाएगा। तो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया है तो मैं इसको जब सोल्यूशन करूंगा अच्छे से क्लियर करूंगा, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। देखिए 2020 में क्वेश्चन आया है, तो आगे भी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझें। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है P और एक वेक्टर है मेरे पास यहाँ पे Q वेक्टर, ठीक है। और इन दोनों का जो हमें रिजल्टेंट दे रखा है वो हमें दे रखा है R वेक्टर, ये हमें दे रखा है। और हमारे पास जो गिवन क्या है कि जो R वेक्टर है और जो P वेक्टर है इन दोनों का जो मॉड्यूलस है, मतलब कि इनका मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ एक और चीज क्या गिवन है कि R वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का, ठीक है। तो अगर ये रिजल्टेंट है तो हम दोनों तरफ मॉड ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और मोड भी ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 क्वांटिटीज हैं जो कि पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज है, तो हम उनका स्क्वायर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी होने के चांसेस होते तो आप स्क्वायर नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद क्या करना है आपको, स्क्वायर है तो यहाँ पे मेरे पास ये हो जाएगा R वेक्टर का स्क्वायर, और हमें पता है कि भाई जो वेक्टर का स्क्वायर किस तरह से खुलता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास P वेक्टर का स्क्वायर प्लस ऑफ Q वेक्टर का स्क्वायर
प्लस ऑफ 2 इंटू पी वैक्टर डॉट क्यू वैक्टर। और ये डॉट क्या है, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, जो कि अगर इसको हम खोलते हैं तो ये हो जाएगा पी वैक्टर का मॉडुलस इंटू में क्यू वैक्टर का मॉडुलस और कॉस थीटा, जो कि थीटा यहाँ पे हमारे पास एंगल होगा, लेकिन उसकी हमें जरूरत है नहीं, तो हम इतना ही रखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये गिवन था, तो हमें पता है कि जब सिंगल मॉडुलस है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, तो ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे पास अलग अलग साइड्स पे हैं, ये LHS में है, ये RHS में, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है क्यू वेक्टर का मॉडुलस प्लस ऑफ 2 इंटू पी वैक्टर डॉट क्यू वैक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन हमारे पास यूज में आएगा, इसलिए हम इसको बॉक्स में कर रहे हैं। ठीक है, आपका जब भी ऐसे कुछ रिलेशन आए तो आप इसको बॉक्स में कर दें, जिससे कि आगे जो आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपकी इसकी हेल्प हो जाएगी, इसलिए ये हमें डेटा दिया हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दी एंगल थीटा सच दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p, देखिए 2p वेक्टर है एक मेरे पास यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास एक क्यू वेक्टर है। देखिए अब क्या फर्क हुआ है, सिर्फ इसका जो है ट्वाइस कर दिया इस वेक्टर का। ठीक है, मैग्नीट्यूड में इसका डिफर किया गया है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो मैंने मान लिया लेट से r डैश मान लिया। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है, तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ फिर से कि r डैश जो होगा मेरे पास क्या होगा, r डैश होगा मेरे पास 2p वेक्टर और q वेक्टर का सम होगा। ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है, जो यहाँ पे मेरे पास ये क्यू वेक्टर है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्यू मान लेता हूँ, इसको मैं 2p मान लेता हूँ, जिससे कि मुझे आसानी पड़ेगी। ठीक है, आप किसी को भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ से मुझे आसानी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको माना है। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसको मान लिया थीटा एंगल, ये मेरे पास क्यू है, ये मेरे पास 2p है। ठीक है, ये मैंने मान लिया थीटा एंगल, ये रिजल्टेंट है, और ये मेरे पास क्यू वेक्टर है। हमसे क्या पूछा गया है, जो r डैश वेक्टर है और जो क्यू के साथ एक एंगल बना रहा है, वो क्या है, थीटा। वो थीटा हमें बताना है, वो कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम वैसे तो बता नहीं सकते, तो इसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू तो आएगी, जैसे कि 90 हो सकता है, 180 या 0, इस तरह की कुछ वैल्यूज आएंगी। तो आपको इतना तो कंफर्म कर लेना है कि आपके यही 4-5 ऑप्शंस आने हैं। ठीक है, तो देखिए आपको करना कैसे है अब यहाँ से। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, थीटा, एंगल थीटा चाहिए ना, तो हम क्या कर देते हैं, हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, r डैश डॉट क्यू, इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ, और हमें पता है कि a डॉट b क्या होता है, मेरे पास ये होता है r डैश का मॉड, क्यू का मॉड, क्यू वेक्टर का मॉड, और उन दोनों बीच का कॉस थीटा, उसके जो एंगल है उन दोनों के बीच का, वो हम उसका क्या ले लेते हैं, कॉस ले लेते हैं, और यही थीटा हमें चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा को एक तरफ ले लेता हूँ और इस सबको एक तरफ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा r डैश डॉट क्यू अपॉन में r डैश का मैग्नीट्यूड और q का मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड को अभी हम देखते हैं, पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, क्या कुछ रिलेशन बन रहा है। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो r डैश मेरे पास था क्या, 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर, तो मैं इसको डाल देता हूँ 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, इसको मैं ब्रैकेट में यहाँ कर देता हूँ डॉट में q वेक्टर। ठीक है, अपॉन में जो था मेरे पास उसको एज इट इज रखते हैं, और यहाँ पर मेरे पास हो गया क्यू वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये डॉट है तो मैं ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस ऑफ जो क्यू है, दो वेक्टर है तो उनका क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट में उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, ये हो जाएगा अपॉन में r डैश मैग्नीट्यूड वेक्टर, और यहाँ पे भी क्यू का मैग्नीट्यूड। अब ये तो हमें कुछ जाना पहचाना सा दिखाई दे रहा है भाई, ये तो हमने पहले देखा था, और देखिए यही तो है, सेम है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये 0 हो गया। देखिए अगर ये मेरे पास ये पूरा 0 हो गया यहाँ से, और ये हमारे पास ये रिलेशन से, तो हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से मेरे पास जो है कॉस थीटा क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब जो थीटा है वो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो इतना तो आपको कंफर्म कर लेना है। अगर आपको कोई वैल्यूज नहीं दे रखी तो आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज ही आएंगी, जैसे कि आपकी 0 आ सकती है, 90 आ सकती है, 180 और आपकी 45 भी आ सकती है। द डिस्टेंस x covered by a particle in one dimensional motion varies with time t as x square is equals to at square plus 2bt plus c if the acceleration of the particle depends on x as x की पावर माइनस n where n is an integer, the value of n is क्या होगी, वैल्यू ऑफ एन। ये न्यूमेरिकल में क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ, देख सकते हो 2020 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलो बिना कोई देरी किए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन में क्या इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन को हम देखते हैं। तो इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एटी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस ऑफ सी। ठीक है, ये हमें दे रखी है। हमें देखना है कि जो एक्सेलरेशन है, इसको मैंने मान लिया लेट से कैपिटल ए, वो हमारे पास किस तरह से रिलेट करेगा, किस तरह से डिपेंड करेगा एक्स पे जिसकी पावर एन होगी, ये हमें देखना है। एन की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी है। ठीक है, यहाँ से देखिए हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दो बातें, dx अपॉन dt जो कि बहुत ही ऑब्वियस भी है, वेलोसिटी होती है, और dv अपॉन dt मेरे पास होता है एक्सेलरेशन, जो कि मैं कैपिटली से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं, देखिए इस इक्वेशन को मैं डेरिवेट करता हूँ, पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं, ए प्लस ऑफ 2bt प्लस सी। अगर मैं इसको डेरिवेट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में ही करना है, करते हैं। तो देखिए मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2at प्लस ऑफ 2b। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा 2 तीनों में से गया, और dx अपॉन dt मैंने आपको अभी बताया, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इंटू वी इज इक्वल्स टू at प्लस b। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकाल देता हूँ x के टर्म्स में, तो at प्लस b अपॉन x। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये वैल्यू हम यूज आएगी, इसलिए मैंने इसको लेके आया हूँ। जब भी आपको स्क्वायर या क्यूब दिखे तो आप वेलोसिटी पहले ही निकाल लें, जिससे कि आपको एक्सेलरेशन में उसकी वैल्यू की जरूरत पड़े तो आप डाल दें।
अब देखिए मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है और यहाँ पे ये वाली इक्वेशन है मेरे पास। तो इसमें अगर मैं देखिए जो ये इक्वेशन है इसी को मैं उठाता हूँ, ये इक्वेशन है इसी को मैं उठाता हूँ, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं डेरिवेट करता हूँ, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू, फिर से किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, कर देते हैं। ये हो जाएगा, मैं अब क्या इसको लिख देता हूँ, ये x डॉट वी है, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ए टी प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ से ये लगेगा मेरे पास प्रोडक्ट रूल। अगर प्रोडक्ट रूल पे आपके क्वेश्चन आपको नहीं आते किस तरह से प्रोडक्ट रूल लगाना है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास डी एक्स अपॉन डी टी, एक बार हम एक का डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को एज इट इज रखेंगे, प्लस में डी वी अपॉन डी टी और दूसरे को एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ सिर्फ एक कॉन्स्टेंट ए बचेगा, बी कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा उसका डेरिवेटिव। तो ऐसे डी एक्स अपॉन डी टी मेरे पास वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी, तो वी का स्क्वायर हो गया और यहाँ से ये डी वी अपॉन डी टी हमने देखा था एक्सेलरेशन जो कि कैपिटल ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये मेरे पास एक्स है इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ए एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, ए माइनस वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर की मैं यहाँ से वैल्यू डाल देता हूँ जो कि हमने पहले देख ली थी। देखिए क्या वैल्यू निकाली थी वी की, ए टी प्लस बी अपॉन एक्स, तो इसको मैं वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पर, ए माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में मैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख ही रहा हूँ, इसलिए ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ देखिए यहाँ से, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए टी, मैं इसको खोल देता हूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये माइनस है इसको माइनस और बाहर रखते हैं, प्लस में बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, ठीक है, ये माइनस अभी बाहर है और ये नीचे क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, देखिए क्या है, एक्सेलेरेशन को इधर रखते हैं और एक्स को भी नीचे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस हो जाएंगे सारे ही यहाँ से, माइनस ऑफ 2ab अपॉन में क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू में मेरे पास क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर ये हमें गिवन थी क्वेश्चन में, तो हम इसको भी यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। आपको जो भी वैल्यू आपको दे रखी है आपको उनको डाल देना है, जैसे कि कोई भी देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहना नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की मैं वैल्यू डाल देता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी माइनस ये है मेरे पास ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ठीक है। तो यहाँ से अपॉन में क्या है एक्स क्यूब है, तो एक्सेलेरेशन का डिपेंडेंस हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर में एक साइड लिख देता हूँ और यहाँ से हो जाएगा प्लस ऑफ 2ab और ये माइनस ऑफ 2ab में एक साइड में लिख देता हूँ और मेरे पास क्या बचेगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर एक बचेगा, अपॉन में क्या रहेगा मेरे पास एक्स क्यूब, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ और ये भी कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या लास्ट में, ए इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ पे आपको ये कंफर्म करना है, ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कोई भी जो वैल्यू है एक्स के अलावा कोई और भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सब कांस्टेंट होना चाहिए और सारे कांस्टेंट है, ए बी सी हमारे कांस्टेंट गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स की पावर -3 के, और इसको हमें कंपेयर करना था किससे, अगर इसको मैं कंपेयर करूँ तो एक्स की पावर -n से कंपेयर करना था। तो यहाँ से मेरी n की वैल्यू कितनी आ गई, कमेंट में करके बिल्कुल बताना, n की वैल्यू 3 आ गई। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए फ्लाईव्हील मेकिंग 420 रिवॉल्यूशंस पर मिनट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमें बतानी, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास 22 रेडियन सेकंड है, 11 रेडियन पर सेकंड है, 44 रेडियन पर सेकंड है और 66 रेडियन पर सेकंड है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि 420 रिवॉल्यूशंस पर मिनट में तो एक सेकंड में जो निकालूंगा वही इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे, इसको समझेंगे डीपली, फिर करेंगे इसका सोल्यूशन और फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मैं बता दूं ये ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है 11 वाला, ठीक है, जो इसमें भी टिक लग रहा है। तो चलो बिना कोई देरी किए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में जो फ्लाई व्हील है वो 420 रिवॉल्यूशंस कर रहा है। ये क्लियर है ना, मतलब कि 60 सेकंड्स में, तो मैं 1 सेकंड में देख लूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 420/16 रिवॉल्यूशंस, ठीक है। ये कितने हो गए मेरे पास, ये हो गए 7 रिवॉल्यूशन, मतलब कि 7 RPS, ठीक है, 7 RPS मेरे पास हो चुका है। और अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, म्यू से कह लो या ओमेगा से कह लो, दोनों ही इस तरह से रिप्रेजेंट होते जाते हैं, तो हम इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा क्या होता है मेरे पास, 2π इंटू वेलोसिटी। ये मेरे पास क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये मेरे पास वेलोसिटी है जो कि लीनियर वेलोसिटी चल रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास ओमेगा, मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी तो हो जाएगा क्या, उस सर्कल में घूमेगी जब, तो 2 इंटू में इसके पाई की वैल्यू हो गई 22/7। क्यों रखी, क्योंकि यहाँ 7 है, 7 का फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 44 रेडियन पर सेकंड। देखिए मैं बताता हूँ कि इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। ये मेरे पास सर्कल है, ये व्हील है मेरे पास, जिसकी जो मेरे पास रेडियस कुछ होगी r, ये यहाँ पे चल रहा है, ये कुछ इस वैल्यू, एक तो इस पर ऐसे वेलोसिटी होगी जब तो ये आगे जा रहा होगा, और एक होगी ये रोटेशन वाली। तो जो रोटेशन वाली है वो इसकी ओमेगा होती है और ये इसकी वेलोसिटी v है। तो जब हमें ये दे रखा है ना 1 मिनट में 420 रिवॉल्यूशन, मतलब कि क्या कर रहा है वो, कि 1 मिनट में इतने रिवॉल्यूशन कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो 1 सेकंड में 7 रिवॉल्यूशन, जितने ज़्यादा रिवॉल्यूशन कर रहा है उतनी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी दी जाती है, v है हमारे पास ये,
ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई 1 सेकंड में क्या है, मतलब यही तो होता है कि कितने रिवॉल्यूशन पर सेकंड वो हमारे पास वेलोसिटी होती है, कि लीनियर वेलोसिटी है, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। और एंगुलर और लीनियर का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, एंगुलर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू लीनियर वेलोसिटी। यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ गया 44 रेडियन पर सेकंड। आई होप if the velocity of a body related to displacement x is given by v equal to under root of 5000 plus 24x meter per second, then the acceleration of the body is, कितना आएगा आंसर? ये आया था जेईई मेन 2021 में एक क्वेश्चन है और इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, और एक बार मेरा डाउट बना था ये, अब तो मैंने कर लिया है। तो इसके ऊपर डिस्कस करके देखते हैं कि क्या इसका 12 आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन को जो उसमें दिया हुआ था, वो गिवन था, वो मैंने लिख लिया है, और इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट वे से सॉल्व कराऊंगा। इसमें ना ही कोई डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे हम बस एक इक्वेशन का यूज़ करेंगे, वो आपको भी पता है, वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी ये क्या कहती है आपको ही पता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। अब हम क्या करते हैं, जो ये v है इसको भी इसी फॉर्म में ला देते हैं। तो क्या स्क्वायरिंग कर दूँ मैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग कर दिया 5000 प्लस 24। अब क्या कर दिया, इसको मैं इधर ले आया और रूट 5000 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू 24। अब मैं इसको और इसको कंपेयर कर सकता हूँ, तो u यहाँ से आ जाएगा हमारे पास u 5000 और जो 2as ये कितना आ गया हमारे पास 24। तो यहाँ से जो as और ये यहाँ पे क्या है, ये 24 में x भी है हमारे साथ, यहाँ पे x है ये और ये भी x है। तो यहाँ पे ये s और x दोनों बराबर है, ये x कर ले तो ये यहाँ से कट गया, ये कितना आ गया 12। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये कब है, जब a हमारा क्या है, a एक्सेलरेशन यहाँ है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हम थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। A boy reaches the airport and finds that the accelerator is not working. He walks up the stationary accelerator in time t1. If he remains stationary on a moving accelerator, then the accelerator takes him up in time t2. The time taken by him to walk up on the moving accelerator will be. ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस 2021 में। तो इस क्वेश्चन को चलो देखते हैं कि किस तरह से होना है ये क्वेश्चन। एक बार मैं इसको समअप करके बता देता हूँ। इसमें है एक पर्सन है, एक बॉय है जो कि एयरपोर्ट पहुंचा है, वहाँ पे उसने देखा कि एक्सीलेटर वर्क नहीं कर रहा, तो वो खुद ही उसमें चला है, वॉकअप करा है उस स्टेशनरी एक्सीलेटर पे। उसको लगा टाइम t1, अगर वो सही होता तो उसको लगता टाइम t2 उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो चलो इसका सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने जो उस पर्सन के लिए मैंने क्या किया है, उसकी जो वेलोसिटी है उसकी वी ले ली, ठीक है, और जो टाइम है उसके लिए ले लिया मैंने t1। तो डिस्टेंस हमें पता है कि एक्सीलेटर है, दोनों केसेस में डिस्टेंस तो भाई सेम होगी, तो मैं डिस्टेंस कितनी ले लिया एक्सीलेटर की, वो ले ली मैंने d, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पहली हो जाएगी इक्वेशन हमारी। और जब ये कब है, जब नॉट वर्किंग है, जब जो एक्सीलेटर है वो वर्क नहीं कर रहा, नॉट वर्किंग एक्सीलेटर, ठीक है, ये उस केस में है। और जब वर्किंग है, वर्किंग एक्सीलेटर एक ठीक है, इसमें हमने मान ली कि उसकी वर्किंग है, तो उसमें मैंने w मान ली, वर्किंग के लिए w, ठीक है। ये क्या होगी, डिस्टेंस तो सेम ही रहनी है, क्योंकि एक्सीलेटर की तो डिस्टेंस उतनी रहेगी, उतनी डिस्टेंस ही वो ले जाएगी, चाहे वो हो वर्क, चाहे वर्किंग का हो चाहे ना हो। और टाइम इसका मैंने मान लिया कितना, t2। ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि वो पर्सन वो मूविंग भी है, वो जो एक्सीलेटर है वो काम भी कर रहा है, वो पर्सन भी चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्किंग एंड जो पर्सन है वो भी चल रहा है, वर्किंग एंड पर्सन, वर्किंग एक्सीलेटर एंड पर्सन वॉकिंग, दोनों कर रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, दोनों को ऐड करना होगा। तो v1 vp प्लस vw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये v कैपिटल v, तो इन दोनों की मैंने क्या मान ली, v मान ली, इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी इन दोनों की मिलके, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, d अपॉन t1 प्लस ऑफ d अपॉन t2 इक्वल्स टू इसकी मैंने मान ली कैपिटल d। नहीं, डिस्टेंस तो इसमें भी सेम ही रहनी है, वही डिस्टेंस होगी चाहे कितने भी बार हो भाई, क्योंकि एक्सीलेटर की तो इतनी डिस्टेंस है। मान लो एक्सीलेटर यहाँ से और यहाँ तक जा रहा है, तो सेम डिस्टेंस डी रहेगी ना जो एक्सीलेटर ऊपर की जाता है। और इसका टाइम मैंने मान लिया कैपिटल टी, तो डी मैंने कॉमन लेके काट दिया, एलसीएम लिया तो t1 प्लस ऑफ t2। अच्छा ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल टी, तो यहाँ से कैपिटल टी कितना आ गया, t1 t2 अपॉन में t1 प्लस ऑफ t2। तो ये हमारा रिलेशन आएगा जो हमें रिक्वायर्ड था। तो इसका particle experiences a constant acceleration for 20 seconds after starting from rest. If it travels a distance s1 in the first 10 seconds and a distance s2 in the next 10 seconds, find the velocity of s2 upon s1. कैसे करेंगे क्वेश्चन को, दिखने में आसान है लेकिन सही में भी आसान है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है उसको आपको देखना है, ठीक है। So let's see now how to solve this question.
पार्टिकल स्टार्ट हुआ है रेस्ट से मतलब कि उसकी यू जीरो हो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ठीक है। वो टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड तक जब चला है तो उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, s1 डिस्टेंस कवर की है, जो कि उसकी है कितनी, s1 ही है, कुछ डिस्टेंस हमें पता नहीं है, ठीक है। और t इक्वल्स टू 20 सेकंड्स पे क्या हुआ है, और t इक्वल्स टू 20 सेकंड्स पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास नेक्स्ट 10 सेकंड पूछा है, ना कि सिर्फ 20 सेकंड पे। मतलब कि क्या, t इक्वल्स टू 20th, मतलब कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये तो मेरा फर्स्ट 10 है और ये मेरे पास नेक्स्ट 10 सेकंड्स पे मेरे पास s2 डिस्टेंस है, ठीक है। अब मुझे इनका रेशियो लेना है। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अगर मैं देखता हूँ s1 में निकालता हूँ सिंपल, इसका t1 मेरे पास वही रहेगा, 0 से स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ पे t1 इक्वल्स टू, ठीक है, तो ut मेरे पास 0 है तो ये ut प्लस ऑफ हाफ ए t1 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे t1 है तो ut तो मेरे पास 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है, तो हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन क्या है मेरे पास a है और t1 स्क्वायर। अगर मैं t1 के देखता हूँ तो मेरे पास t1 कितना है, ये मेरे पास इतना हो गया, कितना है ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, जो कि हो गया मेरे पास कितना 58, ये मेरे पास s1 आ चुका है। अगर मैं s2 की बात करता हूँ तो s2 में मेरे पास क्या क्या इंक्लूड होगा, देखिए ये मेरे पास ओवरऑल मुझे 20 सेकंड्स का मिलेगा जब मैं s2 देखूंगा, मुझे सिर्फ चाहिए नेक्स्ट 10 सेकंड्स का। यहाँ पे मेरे पास होगा कितना 10 t इक्वल टू 20 सेकंड्स का, तो पहले इसका निकाल लेते हैं तो फिर माइनस कर देंगे कितना, इस 10 सेकंड को माइनस कर देंगे तो अगले 10 सेकंड मुझे मिल जाएंगे। तो अगर मैं देखूँ तो इसका क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ए t2 स्क्वायर, मतलब t1 स्क्वायर, सीधी सीधी बात ये है। t2 मुझे मिल जाएगा, यहाँ से कैसे मिलेगा देखते हैं। t क्या है, ये है 20 सेकंड्स, हाफ a इंटू में t का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 इंटू में 400 माइनस ऑफ ये कितना 50a है मेरे पास। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना आ गया 200, तो 200 में a में से 50a गया तो ये कितना हो गया 150a आ गया। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि s1 मेरे पास 50a था, s2 मेरे पास कितना आ गया है 150a आ गया है, तो s2 अपॉन s1 मेरे पास कितना आ गया 150a अपॉन 50a, जो a से a कैंसिल आउट हो गया 0 0 5 3 15 3 आ गया मेरे पास इसका आंसर। तो यही इसका आंसर है। आपको मे भी ये समझ नहीं आया होगा कि भाई t इक्वल टू 10 ये वाला, तो इसको मैं एक बार दोबारा से यहाँ समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे इसको डायग्राम समझाता हूँ, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, t इक्वल टू 10 सेकंड पे मेरे पास यहाँ आ गया, इसने s1 डिस्टेंस कवर कर ली, और t इक्वल टू 20 सेकंड पे मेरे पास यहाँ पे बॉडी आ गई, ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो गई s, और मेरे पास चाहिए कितनी डिस्टेंस, मुझे बस इतनी डिस्टेंस है जो कि मुझे s2 दे रखी है। तो मुझे s2 निकालूंगा कैसे, टोटल s है तो s मेरे पास है क्या, s इज इक्वल्स टू s1 प्लस ऑफ s2 है ना, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए s2 चाहिए, और s2 कैसे में निकलेगी मेरे पास नेक्स्ट टू 10 सेकंड्स के लिए रहेगी, वो हो जाएगी s माइनस ऑफ s1, वही मैंने यहाँ पे किया है। देखिए यहाँ पे ये तो क्या है हाफ पूरे का टोटल जो है फिर इसका माइनस किया है, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको। A balloon was moving upwards with a uniform velocity of 10 meter per second. An object of finite mass h dropped from the balloon when it was at a height of 75 meter from the ground level. The height of the balloon from the ground when object strikes the ground was around. ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस 2021 में, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन होगा। चलो तो सोल्यूशन पे आते हैं इसके पे। लेट्स सी द सोल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक बलून है जो कि ऊपर आ गया है, वो यहाँ पे बलून पहुँच गया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँच चुका है कुछ एक हाइट पे, और ये हाइट हमें दे रखी है 75 मीटर्स, इससे एक हाइट तक पहुँच गया है वो। अब उसने क्या किया भाई, इस बलून में, ये हॉट एयर बलून आप मान लो इसको, और इसमें से उसने क्या स्टोन फेंक दिया, स्टोन या फिर कोई ऑब्जेक्ट फेंक दिया। एक ऑब्जेक्ट ऐसी वो फेंकेगा तो क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट की भी तो इसकी एक वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, तो इसकी भी तो एक इनिशियल वेलोसिटी थी, वही इसकी रहेगी, तो ये थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से ये वेलोसिटी, फिर उसके बाद नीचे लौट के आएगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको। तो यहाँ पे यहाँ तक ये 75 मीटर्स पे क्या हुआ, उससे एक वो निकला ऑब्जेक्ट जो कि स्टोन मान लो, कुछ ऑब्जेक्ट मान लो जो निकला, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, जब ये निकला है थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ये नीचे आएगा। तो उसमें पूछा है क्वेश्चन में कि जब ये नीचे आएगा, इस ग्राउंड तक पहुँचे वाला होगा, तो उस टाइम तक ये बैलून कहाँ तक पहुँच गया होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब ये यहाँ तक आएगा तो इसका हम टाइम मान लेते हैं t1, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने मान लिया एक लेवल, इससे नीचे की डिस्टेंस हमें क्या है 75 मीटर्स, मैंने ऊपर मान लिया क्या पॉजिटिव, जैसे मैंने ऊपर पॉजिटिव माना तो जो नीचे वाले हैं वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो चलो उनको देखते हैं किस तरह से। तो यू मेरा क्या हो गया पॉजिटिव ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, किसके लिए कर रहे हैं, फॉर स्टोन। अब हम बलून के लिए नहीं कर रहे, हम स्टोन के लिए पहले कर लें जो भी, तो इसके बाद हम बलून के लिए निकालेंगे क्योंकि डिस्टेंस पहुँच जाएगा इसका, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे जो एच है या फिर एस कह सकते हैं वो कितने हो गए -75 मीटर पर मीटर्स, ठीक है। ये भी हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें इसमें से देखते हैं, ये सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास -g है क्योंकि नीचे लग रहा है, -12g t स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास -75, ये हमारे पास 10t, ये कितना हो गया माइनस, ये माइनस हो ही गया, मैंने लगा दिया माइनस, तो यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधे सीधे 5t स्क्वायर। अब मैं इसको इधर उधर इक्वेशन को करता हूँ, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन चुकी है, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम 5 कॉमन के लेके मैं काट देता हूँ, क्या बचेगा -k
15 प्लस इक्वल्स टू 2t माइनस टी स्क्वायर। तो इधर अब फिर से करते हैं टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करते हैं, इसमें से हम इसके वो कॉमन रूट्स या फिर रूट्स निकाल लेते हैं। अब इसके रूट्स क्या होंगे, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3t माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर देते हैं इक्वेशन को। t कॉमन लिया तो t माइनस 5 और 3 कॉमन लिया तो t माइनस 5। अब क्या होगा, t प्लस 3 होगा एक और एक t माइनस 5 होगा। अब ये तो आपको ही पता है कि t कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए तो हमारा टाइम आ चुका है 5 सेकंड्स और हमें अब h निकालनी है। और h क्या है एक बार देख लेते हैं। h बलून जब 5 सेकंड तक ऊपर जो चला गया है वहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमें पता है 75 है, तो ये तो हमारी 75 हो चुकी। और उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, जो ये थोड़ी सी रह गई है, इसको हम क्या करें 10 इंटू में 5 इससे मल्टीप्लाई करके इससे करते हैं तो 75 प्लस 50, तो ये कितना आ जाएगा 125 मीटर्स। तो यही हमारा आंसर है। तो मतलब बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप है, ये टो नहीं है, टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई टावर ऑन ए प्लैनेट in the last 1/2 second before hitting the ground. It covers a distance of 19 meters. Acceleration due to gravity near the surface on that planet is. क्वेश्चन आया हुआ है ये JEE Main 2020 में। तो चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन होगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक, हमें क्या करना है, एक बॉल, एक टावर है, टावर से हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल को फेंक रहे हैं। तो उसकी U0 को डाल रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं सिर्फ। तो U0 हो गई उसकी, और ये इसकी हाइट हम दे रखी कितनी 100 मीटर्स। और यहाँ पे हमारे पास जो t इक्वल्स टू कितना हो गया n हमने मान लिया। यहाँ पे हमारे पास हमने मान लिया t इक्वल्स टू n माइनस 1/2। क्यों किया है, क्योंकि ये हाफ सेकंड का हमें दे रखा, क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी कितनी 90 मीटर्स दे रखी है। तो ये इसको हमने मान लिया h1 ऊपर वाली को। तो हमारी अब इक्वेशन अब हम बना सकते हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं। तो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हम बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो देखते हैं क्या बनेगा। पहली हम बनाएंगे किस वाली, ये 100 मीटर्स वाली पूरी हाइट के लिए लिखते हैं। तो 100 इक्वल्स टू s इक्वल्स टू ut तो 0 हो जाएगा, प्लस में हाफ ऑफ a इंटू में t कितना है n है, n स्क्वायर। पहली इक्वेशन बन चुकी है। दूसरी क्या हो जाएगी हमारे पास, ये h1 वाली है, तो h1 इक्वल्स टू हाफ ut तो फिर 0, तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा a इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन बन चुकी है। ये दोनों इक्वेशन हमारी अब बन चुकी हैं। अब देखते हैं हम क्या, या अब एक और रिलेशन हमें मिल सकता है। क्या दे रखा है, ये 90 दे रखा है इतनी डिस्टेंस। तो ये पूरी कितनी 100, ये कितनी है h1, तो 100 माइनस ऑफ h1 हमें पता चल रहा है कि कुछ, ये हमारे पास 90 मीटर से। तो अभी हमें हमें 3 इक्वेशन की जरूरत थी। अभी आराम से क्वेश्चन हो सकता है। क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो अभी देखते हैं। फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन h1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन में n माइनस 1/2 का स्क्वायर हो गया। क्या करते हैं इधर उधर इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 100 ऑफ n स्क्वायर में खोल रहा हूँ ब्रैकेट को भी साथ साथ स्क्वायर को, प्लस ऑफ 25 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 100n इक्वल्स टू h1 n स्क्वायर। दिख रहा है ये, हाँ थोड़ा 1 मिनट रुकिए, ठीक है आप सही दिख रहा होगा। तो इस दर में लिया है इसको, तो 100 माइनस ऑफ h1 n स्क्वायर 25 माइनस 100n इक्वल्स टू 0। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 19 डाल सकता हूँ, 19n स्क्वायर माइनस 100n प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अब ये तो ये क्वाड्रेटिक है, इसको तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसका अब सीधे रूट्स निकालता हूँ, इसके फैक्टर्स को छोड़ते हैं, सीधे रूट्स निकालते हैं। तो वो हो जाएंगे n इक्वल्स टू श्रीधराचार्य मेथड से करते हैं। 100 प्लस माइनस ऑफ रूट b स्क्वायर, ये हो जाएगा 10,000 माइनस ऑफ 4 से कितना हो गया 1900। एक बार चेक करें आप, ये आएगा, और ये 38 हो गया अपॉन 2a। तो ये कितना हो गया 100 प्लस माइनस ऑफ, ये मैं जब सॉल्व करता हूँ तो कितना आता है 90 आता है, और ये 38 था। अब हम देखते हैं n इक्वल्स टू एक हमारे पास आएगा n इक्वल्स टू कितना, यहाँ से जब माइनस वाले को लेंगे तो कितना 10/38, जो कि हमारे पास 1/2 सेकंड से भी छोटा है। और एक होगा n इक्वल्स टू कितना 190/38, जो कि आएगा 5। तो ये हो सकता है, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई 1/2 सेकंड्स तो वो चल ही रहा है, तो उससे ज़्यादा ही लेगा ना। 1/2 सेकंड्स तो वो चल ही रहा है, इतनी तो उसको डिस्टेंस दे रखी है, और ज़्यादा ही करेगा तो ये तो उससे भी छोटा है। तो ये तो कोई पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो दिख रहा है आपको भी, बस यही पॉसिबल है। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। हमें चाहिए क्या, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें a की वैल्यू चाहिए। तो मैं डाल देता हूँ पहली इक्वेशन में, इस पहली इक्वेशन में n की वैल्यू डाल देता हूँ। 100 इक्वल्स टू 1/2 इंटू में a इंटू में 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 से 4 टाइम, और इधर गया तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। A passenger is standing d meters away from a bus. ठीक है, the bus begins to move with a constant acceleration a. To catch the bus, the passenger runs at a constant speed v towards the bus. What must be the minimum speed of the passenger so that he may catch the bus? तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको छोटा सा काम करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे अच्छे डाउट के वीडियोस मिलते रहते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए एक छोटा सा काम है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक ठोक देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। So let's see how to solve this question now. तो
देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लेते हैं कि बस कहाँ पर है और जो पैसेंजर है वो कहाँ खड़ा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर है पैसेंजर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे पैसेंजर खड़ा है और ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, बस है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये बस है। ठीक है, यहाँ पर मैं बस लिख देता हूँ और ये हमारे पास क्या है भैया, ये है इसका ग्राउंड। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो चुका है। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या था कि भैया बस भी आराम से खड़ी हुई थी और ये पैसेंजर भी एक जगह पर अपना खड़ा हुआ था। और जब ये दोनों आराम से रेस्ट पे थे, दोनों ही मतलब कि कह सकते हैं यहाँ पर ये रेस्ट पे थे। क्या थे, दोनों ही रेस्ट पे थे। ठीक है, बस भी रेस्ट पे थी और ये पैसेंजर ये भी रेस्ट पे था। और इस टाइम पर क्या थी, इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी देर रखी थी, क्वेश्चन हमारे पास कितनी देर रखी है, डी मीटर्स। तो डी मीटर्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी जब ये पैसेंजर और जो बस है वो रेस्ट पे थे। तो इस टाइम पर इनके जो बीच की दूरी कितनी थी, टी मीटर्स थी। ठीक है, अब देखिए आगे इसके हम समझते हैं। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि भैया ये बस जो ड्राइवर बैठा है यहाँ पर, जो बस का जो ड्राइवर है उसने क्या किया, इसको एक्सीलरेट किया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से इसको एक्सीलरेट कर दिया ई से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये एक्सीलरेट इसने किया तो जो पैसेंजर है इसको ये बस पकड़नी है। अब ये बस को कैसे पकड़ेगा, पहले तो इस जो डी डिस्टेंस है इसको कवर करेगा, उसके बाद जब ये बस थोड़े से और जो आगे डिस्टेंस कवर कर लेगी, मैं आगे बना देता हूँ। देखिए कुछ इतनी डिस्टेंस और कवर कर लेगी ये आगे बस, इस तरह से इतनी डिस्टेंस और कवर कर लेगी। एक्सीलरेशन ऐसे ही चल रही है कांस्टेंट से, ये हमारे पास बस है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और कवर कर जाएगी, ये कितनी होगी, ये हमारे पास होगी x मीटर्स। मैंने इसको x मान लिया। ठीक है, तो पहले d मीटर्स थी, उसके बाद x मीटर। तो टोटल जो पैसेंजर को जो डिस्टेंस कवर करनी होगी वो कितनी होगी, d प्लस x। क्यों करनी होगी, देखिए पहले d डिस्टेंस तो उसका दूर है, तो अगर ये यहाँ से कितनी स्पीड से चल रहा था, क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है v से चल रहा है। जब ये बस हमारे पास एक्सीलरेट हो रही है तो ये कांस्टेंट स्पीड v से यहाँ पर भाग रहा है बस को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो देखिए पहले डी डिस्टेंस है, इसको तो ये कवर करेगा। जब ये डी डिस्टेंस को कवर करेगा तो बस थोड़ी सी यहाँ पे तो रहेगी नहीं, क्योंकि भाई ये भी एक्सीलरेट कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि बस थोड़ी आगे निकल जाएगी और वो डिस्टेंस कितनी होगी, x मीटर्स। जब जाके कि ये जो पैसेंजर है इस बस को पकड़ लेगा तो x मीटर और उसको चलना पड़ेगा d मीटर के अलावा, तो तब जाके वो बस को पकड़ पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पैसेंजर जो है वो बस के अंदर बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्वेश्चन था पूरा जो हमें दे रखा था लैंग्वेज की फॉर्म में, उसको हमने यहाँ पे सिंपल एक छोटे से डायग्राम में समझ लिया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये बड़े ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं पैसेंजर के लिए, फॉर पैसेंजर। देखिए पैसेंजर के लिए हमें क्या पता है कि भैया उसने डिस्टेंस कितनी चली, टोटल d प्लस x उसने डिस्टेंस चली है, d प्लस x मीटर्स उसने डिस्टेंस चली है। और उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड हमारे पास v है। ठीक है, और हमारे पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है क्या है, कांस्टेंट स्पीड उसने कहा क्या है, कांस्टेंट स्पीड से वो भग रहा है, तो इसलिए एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं लगाऊं, देखिए डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड हमारे पास है, हमें टाइम देखना है और एक्सीलरेशन हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे मैं सेकंड इक्वेशन लगा सकता हूँ मोशन की, वो क्या होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, क्या कहती है बताओ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही तो होती है। देखिए ये बड़ी सिंपल इक्वेशन होती है, इसको आपको याद रख लेना है। क्या कर लेना है, स्टमक कर लेना है और TBR इसको आपको कर लेना है। TBR मतलब टू बी रिमेम्बर्ड। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ s की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा, d प्लस x। ठीक है, क्योंकि इतने डिस्टेंस को चलेगा और इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि जो जितनी वेलोसिटी से वो भग रहा है वो कितनी है, v है। यहाँ पर आपको ये नहीं समझना कि वो इनिशियल वेलोसिटी है, वो तो दोनों ही रेस्ट पे, तो उसको आपको देखना ही नहीं है। जब वो भागना शुरू किया है, जिस वेलोसिटी से उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या हमारे पास v है, तो उसको हम यहाँ लेंगे, ना कि जो इनिशियल है, क्योंकि उससे वो भाग रहा नहीं है, दोनों ही जब रेस्ट पे है तो उस स्पीड को हम नहीं लेंगे। ठीक है, इनटू में टाइम, जितने टाइम में वो पहुंचा है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो t इज इक्वल टू t सेकंड पर यहाँ पर वो उसने बस को पकड़ लिया है। ठीक है, इतने टाइम में उसने डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पर उसने बस को पकड़ लिया है, प्लस में हाफ at स्क्वायर और एक्सेलरेशन मेरे पास कितना है, 0 है ना, तो ये तो हमारे पास यहीं पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0 हो गया। तो हमारे पास कितना बच गया, d प्लस x इज इक्वल टू vt। तो ये एक हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, पहली इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी बताओ, दूसरी इक्वेशन आएगी बस से। देखिए ये तो पैसेंजर के लिए हो गया, अब हम बस को भी देख लेते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं फॉर बस। अब बस के लिए देखिए क्या है हमारे पास, बस हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर किया बस ने, यहाँ से लेकर यहाँ तक x मीटर्स, तो x मीटर्स ने डिस्टेंस कवर किया है। और उसकी जो स्पीड है वो कितनी थी, इनिशियल स्पीड उसकी 0 थी, u 0 थी। फाइनल स्पीड हमें देनी रखी कि किस स्पीड से वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी फाइनल स्पीड हम नहीं मानेंगे और हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है, a है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ut। देखिए u हमारे पास क्या है, 0 है, तो ut हमारे पास ओवरऑल 0 आ जाएगा, प्लस हाफ at स्क्वायर। दोनों के लिए टाइम सेम रहेगा। टाइम सेम क्यों रहेगा, क्योंकि अगर सेम टाइम पे दोनों यहाँ पर नहीं पहुंचे, x डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर नहीं पहुंच पाई बस, या फिर जो पैसेंजर थोड़ा भी फ्लक्चुएट हुआ तो क्या होगा कि जो पैसेंजर है वो उसको बस को नहीं पकड़ पाएगा, या तो बस उसे छूट जाएगा या फिर वो बस से आगे आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर टाइम का पंगा जरूरी है, आपको ये अच्छे से समझना है। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो चुकी है दूसरी इक्वेशन।
देखिए हमने यहाँ पर क्यों लिया है u इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास जो बस ने जो डिस्टेंस कवर की है वो वेलोसिटी से नहीं की, वो एक्सेलरेशन से की है। तो हमारे पास यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेरिएबल है। तो इसलिए यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी जिससे वो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम नहीं ले सकते, इसलिए हमने यहाँ पर u इक्वल टू 0 लिया है। और जब पैसेंजर वाले केस में हमने क्या किया था, हमारे पास जो वेलोसिटी दे रखी थी कि भाई इतनी वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है, और वो भी क्या थी, कांस्टेंट वेलोसिटी थी, उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने उसको v लेके चले हैं। ठीक है, उसको हम वेलोसिटी लेके चले हैं, ना कि हमने 0 लिया है उसको। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। तो देखिए x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखिए क्या हो जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, d प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू vt। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दिख रहा है कि t में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं अब यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो 2 का मैं पूरे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2d प्लस में at स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2vt। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, at स्क्वायर माइनस ऑफ 2vt प्लस ऑफ 2d इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें क्या पता है, ठीक है, टाइम है, तो टाइम के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पहली बात क्या रहेगा भैया, हमेशा पॉजिटिव रहता है। और क्या रहेगा, और ये हमारे पास रियल रहेगा, कभी भी ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं आ सकता टाइम। ये दो केसेस हमें पता होने चाहिए। मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये पॉजिटिव और रियल रूट्स के लिए हमारे पास क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब ये हमारे पास कैसे आया, मैं इसको आपको इधर बता देता हूँ। एक जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें x अगर हमारे पास x क्या है, अगर पॉजिटिव है और साथ साथ रियल है, पॉजिटिव और रियल है, तो इसका मतलब क्या है, जो a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, और d होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना आता है। ठीक है, तो ये आपको नहीं पता तो आप इसको याद कर लेना। ये बड़ा ही सिंपल सा डिस्क्रिमिनेंट निकालने का एक फंडा होता है कि हम इस तरह से कंडीशन लगाते हैं अगर पॉजिटिव और रियल रूट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम फंडा लगाएंगे। तो b स्क्वायर क्या है, b हमारे पास क्या है, पूरे साइन के साथ लेके चलेंगे, तो माइनस 2v का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 4 इंटू में a हमारे पास क्या है, a, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट टी स्क्वायर का, और जो सी है वो पूरा 2d है, तो 2d हम लेके चलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4v स्क्वायर माइनस में कितना हो गया, 8ad ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा, v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए 8ad को मैंने पहले इधर लिया आया, उसके बाद मैं 4 को भी नीचे डिवाइड कर दिया, एक साथ मैंने 2 स्टेप कर दिए हैं, और ये 2 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया कि v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2ad। अब हमसे क्या पूछा गया था भैया, मिनिमम स्पीड पूछी गई थी v की। तो यहाँ से मैं पहले v को निकाल लेता हूँ। तो v कितना हो जाएगा, v इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ad। ठीक है, इसमें कह सकता हूँ कि वेलोसिटी की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई, रूट ऑफ 2ad। v मिनिमम कितनी आ गई, रूट ऑफ 2ad, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। A particle travels half the distance of a straight journey with a speed 5 meter per second. The remaining part of the distance is covered with speed 6 meter per second for half the remaining time, and with speed 4 meter per second for the other half of the remaining time. The average speed of the particle is n मीटर पर सेकंड। द वैल्यू ऑफ n इज, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी n की, यहाँ पर आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, पर ये 5 लिखा हुआ है, तो ये आंसर तो n की वैल्यू 5 ही आएगी, लेकिन कैसे आएगी उसको आज की इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही अच्छे डाउट के वीडियोस मिलते रहते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए एक छोटा सा काम है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक ठोक देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमारे पास एक पार्टिकल के बारे में बात की गई है जो कि कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, और वो भी बहुत अलग अलग तरीके से कवर कर रहा है। तो उस पूरे जो डिस्टेंस को जो कवर किया है, उसमें जितनी भी डिस्टेंस ने कवर की है उसका हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या कह रखा है कि ये एक पार्टिकल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए पार्टिकल है, या फिर हम कह सकते हैं तो कोई एक पर्सन है। ठीक है, यहाँ पर मैं पर्सन भी कह सकते हैं, क्योंकि भैया कोई पार्टिकल हो या फिर कोई पर्सन हो, वो डिस्टेंस कवर करेगा तो डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाली है, तो इसलिए मैं पर्सन का एग्जांपल भी लेके चल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, जो पर्सन है ये डिस्टेंस किस तरह से कवर कर रहा है। ये डिस्टेंस हमने मान ली, ये जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो 2x डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है कि भैया जो हाफ डिस्टेंस है, तो इस 2x की जो हाफ डिस्टेंस है उसको कैसे कवर कर रहा है, वो हमारे पास कितनी हो गया हाफ डिस्टेंस x, उसको ये कवर कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हाफ डिस्टेंस को उसने कवर कर लिया। अब उसके बाद जो बची हुई हाफ डिस्टेंस है, जो कि कितनी रह गई, फिर से x रह गई ना। तो देखिए वो जो हाफ डिस्टेंस है उसको किस तरह से कवर कर रहा है, वो यहाँ पर ट्विस्ट है क्वेश्चन में, उसको भी ये 2 तरीके से कवर कर रहा है। यहाँ पर हम देखिए पहले जो है उसमें क्या है, जो x डिस्टेंस जो बची है हाफ वाली, उसमें भी यहाँ पर उसने क्या कहा है कि यहाँ पर टाइम है, जो पहला जो हाफ टाइम है
उसको तो जो पहले जो हाफ टाइम है उसमें तो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको डिस्टेंस को कवर किया है पहले हाफ टाइम में, और जो बचा हुआ जो हाफ टाइम है उसमें उसने 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो बचा हुआ जो डिस्टेंस है उसको कवर किया है। यहाँ पर देखिए जो एक्स डिस्टेंस है, जो हाफ डिस्टेंस बची है, उसको यहाँ पर उसने क्या किया है 2t टाइम से यहाँ पर क्या किया है पूरा कंप्लीट उसने डिस्टेंस को कवर किया है, और यहाँ पर 2 अलग अलग स्पीड के साथ। ठीक है, तो ये हाफ टाइम अगर यहाँ पर है तो ये t हो जाएगा और यहाँ पर भी t हो जाएगा। मैंने क्या लिया है यहाँ पर देखिए 2t मैंने ले लिया है कि जो बची हुई हाफ डिस्टेंस है वो कैसे कवर कर रहा है, जो एक्स डिस्टेंस है उसको वो कैसे कवर कर रहा है, इतने टाइम ले रहा है क्योंकि 2t टाइम ले रहा है जब जाके वो एक्स डिस्टेंस बची हुई है उसको कवर कर रहा है। अब वहाँ पर भी देखिए ट्विस्ट है क्या कि जो पहला जो हाफ टाइम है उसमें तो उसने 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला है, और जो बचा हुआ आधा टाइम है उसमें वह 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला है। तो यहाँ तक अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है, उसको लिख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन का हम डायग्राम बनाएंगे, उसको आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से पहले आपको पूरा समझना है कि वो कैसे डिस्टेंस को कवर करना है। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, अब ये हमें डिटेल दे रखी है। हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड, क्या पूछी गई है, एवरेज स्पीड हमसे पूछी गई है किसकी, पार्टिकल की, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब वो होती क्या है वो हमें पता है भैया, एवरेज स्पीड तो हमें सिंपल फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये दोनों चीजें हमारे पास अच्छे से नहीं गिवन है, उसमें तो हमारे पास डिस्टेंस गिवन है और कुछ में हमारे पास टाइम गिवन है। देखिए अगर हम देखें, देखिए टोटल डिस्टेंस तो 2x है हमारे पास, जो हमने पहले ही मान ली है, लेकिन जो टाइम है वो अलग है। तो हमको जो टाइम है, जो टोटल टाइम निकालना है, यहाँ पर जो 2t है और यहाँ पर कुछ टाइम लग रहा होगा, जो टोटल टाइम निकलेगा उसको हमें x के टर्म्स में लाना है, जिससे कि जो x वाला टर्म है ऊपर से और नीचे से वो कट जाए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो हम इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, देखिए हमारे पास यहाँ पे एक बना लेते हैं पूरा एक डायग्राम, इसका एक फिगर हम बना लेते हैं, फिगर। यहाँ पर हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स है, देखिए मैं इसको a पॉइंट दे रहा हूँ, यहाँ पर ये हमारे पास हो गया b पॉइंट, और यहाँ पर ये हो गया हमारे पास c पॉइंट, और ये लास्ट वाला हो गया t पॉइंट। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x है, और यहाँ से यहाँ बची हुई डिस्टेंस वो कितनी होगी, फिर से x होगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं जिससे कि आपको लगेगा कि ये जो डिस्टेंस है ओवरऑल कितनी है 2x है। ठीक है, ये x और ये x ओवरऑल डिस्टेंस हमने देख ली थी, पहले 2x हमने मानी थी तो वो 2x हो गई है। ठीक है, यहाँ से हमने डिस्टेंस को कवर किया है, ये a यहाँ पर है। तो इतना तो आपको समझ आ गया कि जो पहले जो x डिस्टेंस है तो हाफ डिस्टेंस ने किस स्पीड से कवर किया है, 5 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसने कवर किया है। अब बची हुई जो हाफ डिस्टेंस है उसने क्या कहा है, तो भैया 2t टाइम से उसको डिस्टेंस कवर की है बची वाली 2t टाइम यहाँ पर इसने लिया है। जैसे b से और c जो पॉइंट है यहाँ पर उसने t टाइम लिया, फिर c से जो d पॉइंट है उसने यहाँ पर भी t टाइम लिया है। हाफ टाइम लिया है जब ये बची हुई आखिरी जो x डिस्टेंस थी उसको कवर करने के लिए। यहाँ पर उसने कितनी स्पीड ली है, कितनी स्पीड से वो चला है, 6 मीटर पर सेकंड से b से c, देखिए रहा, और ये हमारे पास हाफ टाइम फिर से है, उसने 4 मीटर पर सेकंड से चला है c से d। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से b से और जो c की डिस्टेंस है उसको मैं लेफ्ट से x2 मान लेता हूँ, और c से और जो d की डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूँ x3। ठीक है, और यहाँ पर जो a से जो b की जो डिस्टेंस उसने कवर किया 5 मीटर पर सेकंड से, इसके लिए मैं टाइम मान लेता हूँ लेट्स से t1। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम t1 का यूज करेंगे, और नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो 2t है इसको मैं मान लेता हूँ t2, क्योंकि ओवरऑल जो a से और जो d तक जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा t1 प्लस t2। लेकिन यहाँ पे a से b के लिए हमारे पास t1 हो गया, और b से सीधा d के लिए हमारे पास कितना हो गया t2, और जो t2 है वो किसके बराबर है 2t के बराबर है। यहाँ पर आपको ये समझना है, अगर t2 की हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको भी यूज करेंगे, और नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो t है और ये t है, देखिए t प्लस t, कहाँ से कहाँ देख रहे हैं हम, b से t तक हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम लगा t, फिर यहाँ पे लगा टाइम t, और ये हमारे पास किसके बराबर है t2 के बराबर है। तो ये हमने देख लिया था कंक्लूजन भी, तो ये हमारे पास t प्लस t इक्वल्स टू t2 है पहला कंक्लूजन। और दूसरा कंक्लूजन वो क्या है कि x2 प्लस x3 प्लस x3 किसके बराबर होगा, जो बची हुई डिस्टेंस जो कि x है उसके ये बराबर होगा। ठीक है, ये मेरे पास कहाँ से कहाँ तक है, b से d तक है। अब देखिए b से d हमने देख लिया कि जो x2 x3 और x में क्या रिलेशन है, और जो t है और t2 में क्या रिलेशन है, ये हमने देख लिया। अब हम पहले बात करते हैं अब a से b के लिए। a से b के लिए देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमें क्या पता है, पहले हम देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो आपको पता है। देखिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हमारे पास देखिए स्पीड हमारे पास कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 हम डाल देते हैं, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी कवर की है x, तो x हमारे पास डिस्टेंस हो गई, और टाइम कितना है t1, तो ये हमारे पास टाइम भी हो गया t1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो t1 कितना आ गया, t1 आ गया मेरे पास x अपॉन 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं b से c की ओर। अब b से c में हमें पता है कि स्पीड कितनी है 6 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है t, और डिस्टेंस कितनी कवर करी है x2। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस हमारे पास है x2, तो x2 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से हम देख सकते हैं डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से हम लगा देंगे, तो डिस्टेंस ये है और स्पीड हमारे पास 6 है और टाइम t है, तो ये हो जाएगा 6t। तो x2 मेरे पास आ गया 6t। और यहाँ पर अगर हम देखें किसके लिए, c से d के लिए अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास देखिए x3 है डिस्टेंस, और 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है, टाइम कितना है t ले रहा है फिर से, तो ये हो जाएगा x3 इज इक्वल टू 4t।
तो ये आपको अगर समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही सिंपली आगे हम सॉल्व कर लेंगे। अब ज्यादा इसमें हमें दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने देखिए पहले एक रिलेशन निकाल लिया था कि x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू x था, तो x2 और x3 की वैल्यू आ चुकी है, जिसमें हम पुट कर देते हैं। ये मैं कह देता हूँ लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या कर देते हैं, पुटिंग x2 एंड x3 वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में आप डाल देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम डालते हैं तो क्या हो जाएगा 6t प्लस में क्या हो जाएगा 4t इज इक्वल टू x। तो x की क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू आ गया कितना 10t, x हमारे पास आ गया 10t। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी, तो मैं इसको लेट से सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। तो x की वैल्यू 10t आ गई, तो मैं यहाँ पर इसमें पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t1 इज इक्वल टू x की वैल्यू 10t, तो 10t अपॉन 5, तो ये हमारे पास कितना हो गया 2t। तो t1 हमारे पास कितना आ चुका है, t1 इज इक्वल टू 2t, t1 हमारे पास आ गया 2t। अगर इस रिलेशन की हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे, अगर नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम देखिए टाइम भी निकाल लेते हैं x के टर्म्स में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास x अपॉन 10 आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन होगी जो कि हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए हमारा जो फाइनल जो हमसे पूछा गया था उसको अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि भैया जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई है वो कितनी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर कह सकते हैं कवर्ड, तो वो कितनी हो गई है हमारे पास। सबसे पहले हमने मान ली थी 2x। हम देखिए यहाँ पर 2x क्यों माना है, आप 2x करके x भी मान सकते हैं। 2x मैंने इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर हाफ हो रहा है, तो हाफ में x/2 आएगा तो उसमें कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने 2x मान लिया। जिसका हम अगर हम हाफ करते हैं तो x हो जाएगा, तो वहाँ पर हमारे पास जो कैलकुलेशन वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी बस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए टोटल टाइम की बात कर लेते हैं। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकर वो कितना हो जाएगा। देखिए हम फिर से अब डायग्राम के पास चलते हैं, फिर समझते हैं, उसके बाद हम टाइम को देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा a से b के लिए तो उसने टाइम कितना लिया है t1, b से c के लिए t और फिर c से d के लिए t। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि a से b के लिए तो t1 और सीधा b से d के लिए t2। तो टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2। ठीक है, तो t1 प्लस t2 उसने टाइम यहाँ पर लिया है, और t2 हमारे पास किसके बराबर है, 2t के बराबर। ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं t1 प्लस t प्लस t या फिर t1 प्लस 2t। मैं लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो टाइम कितना हो गया t1 प्लस t प्लस t। ये तो हमारे पास a से b के लिए, ये हो गया हमारे पास b से c के लिए, और ये हो गया हमारे पास c से d के लिए। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, t1 की वैल्यू हमने निकाल ली थी, वो कितनी थी देखिए, ये रही t1 की x/5, तो हम x/5 ये हो गई t1 की वैल्यू। और देखिए t की हमने निकाल ली कितनी थी x/3 फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, x/10 कितना थी x/10, और ये भी हमारे पास फिर से x/10 हो गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो x/5 और ये अगर हम ऐड कर लेते हैं दोनों को तो 2x/10 जो कि हो जाए फिर से x/5। तो ये ओवरऑल कितना आ गया 2x/5। तो इतना टाइम लग गया। अब देखिए मैंने ये ऐसा क्यों किया है कि 2x/5 मैंने जो टाइम है उसको x में क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि देखिए डिस्टेंस हमारे पास किसमें है 2x में, तो x यहाँ पर हमारे पास अननोन है, हमारे पास है नहीं, इसलिए हमें टाइम भी इस तरह से लेके आना है कि ये अननोन कैंसिल आउट हो जाए, जब फाइनल आंसर हमें लाना हो। तो अब यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2x अपॉन में टाइम कितना होगा 2x अपॉन में 5, कितना होगा 2x/5, 2x से 2x गया और ये 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन such that its displacement at any instant t is given by x equal t cube minus 6t square plus 3t plus 4 meters. The velocity when the acceleration is 0 is n meter per second. The value of n is, देखिए यहाँ पर -9 है और यही इसका आंसर है। लेकिन ये आंसर आया कैसे उसको आज के इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए एक छोटा सा काम है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक ठोक देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है जो कि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है एक पार्टिकल या बॉडी का। तो उसको पहले लिख लेते हैं इक्वेशन को, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है और किस कंडीशन पे हमसे पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम जो इक्वेशन दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन हमें दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं s से। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, s इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, किसी भी एक पार्टिकल की या फिर बॉडी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, हम वो भी देख लेते हैं। हमें इसके लिए क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है और हमसे इसकी वेलोसिटी पूछी गई है। वेलोसिटी हमसे पूछी गई है, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है। कब पूछी गई है, एक कंडीशन है व्हेन एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है वो कितना होना चाहिए, व्हेन एक्सेलरेशन जिसको हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 0 के बराबर होना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन है। इस कंडीशन पे हमें वेलोसिटी बतानी है उस पार्टिकल की या फिर बॉडी की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट जो कि होता है s इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 4। यही तो हमें है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं,
हम इसका क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा ds ओवर dt, और जो हमारे पास क्या होता है, ये होती है हमारे पास वेलोसिटी, v से इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, t क्यूब का अगर हम करते हैं रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस में 6t स्क्वायर का अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 टू 12 12t प्लस ऑफ 3, ये आ जाएगा। अगर नहीं पता आपको भी कैसे हमने किया है तो मैं इधर लिख देता हूँ कि मैंने कौन सा रूल यूज किया है। यहाँ पर देखिए d ऑफ डेरिवेटिव अगर हम x का ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर अगर x की पावर n है, डेरिवेटिव ऑफ हम x की पावर n का हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास क्या होता है, ये होता है जो n है उसकी जो पावर है वो तो आगे आ जाती है, और जो ये x है इसकी जो पावर है वो एक कम हो जाती है, तो n-1 पावर हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही किया, देखिए t क्यूब था, हमने t के रिस्पेक्ट में किया है, आप x को यहाँ पर t की जगह रिप्लेस कीजिए, और n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो n की वैल्यू 3 हमने डालेंगे, तो देखिए आगे कितना आया, 3 आया है, n की वैल्यू 3 हो गई, और जो t की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, तो n-1, तो 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डेरिवेटिव करना है पावर वाला। अगर यहाँ पर देखिए जो हमने ये वाला किया है 6t स्क्वायर, तो ये हमने कैसे किया है, d ओवर dx, अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं k x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान रखने वाली बात क्या है, जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उसी एक्सपेक्ट में ले रहे हैं, मतलब कि अगर x की पावर n है तो x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, अगर यहाँ पर t होता तो यहाँ पर भी t होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर k आपका भागा जाता है जो डेरिवेटिव से आगे आ जाता है, उसके बाद और सब सेम रहता है, n x की पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, तो हमने यही किया है, देखिए 6 को हमने बाहर कर लिया, और t स्क्वायर का हम देखते हैं तो फिर से क्या आ जाएगा 2t की पावर 1, तो यहाँ से हो गया, देखिए 6 × 2 हम करेंगे तो 12 हो गया, और t की पावर 1 को हम t लिख सकते हैं, और यहाँ से 3t का आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव किया है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है, तो वेलोसिटी का हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, तो dv ओवर dt हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6t माइनस ऑफ 12। ठीक है, अब देखिए हमने एक्सेलरेशन क्यों निकाला है, क्योंकि हमसे कंडीशन क्या दे रखी है कि एक्सेलरेशन को आपको 0 करना है, उसके बाद आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो हम यहाँ एक्सेलरेशन को जब 0 करेंगे तो देखिए इसको हम पूरे को जब 0 करेंगे 6t माइनस 12 होगा, तो 6t माइनस 12 अगर हमारे पास 0 होगा तो यहाँ से जो t की वैल्यू वो कितनी आएगी, t की वैल्यू आएगी 2 सेकंड्स। ठीक है, t की वैल्यू अगर यहाँ से 2 सेकंड आ गई, हमारे पास वेलोसिटी तो पहले हमारी इक्वेशन निकाल ली हमने, अब हमें क्या देखना है, बस t हमारे पास कितना आ गया 2 सेकंड, तो हमें t की वैल्यू यहाँ पर डालनी है। देखिए क्वेश्चन में इसलिए हमसे एक्सेलरेशन को 0 करवाया गया है, जिससे कि हमें एक वैल्यू मिल जाए, जिससे जो हमारे पास t की वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, नहीं तो वेलोसिटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पर टाइम का हमें कोई वैल्यू नहीं पता है। तो हम एक्सेलरेशन को जब 0 करेंगे तो टाइम की वैल्यू आएगी, उस टाइम की वैल्यू को हम वेलोसिटी में डाल देंगे। तो देखिए अभी हम वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ 12 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ऑफ 3 हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दिया 12, माइनस में 12 टू 24 प्लस में 3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -9। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 में से अगर हम 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 टू 24 माइनस 24 प्लस 3, तो यहाँ पर कितना आ गया -9। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन is ascending vertically with an acceleration of 1 meter per second square. 2 stones are dropped from it at an interval of 2 seconds. Find the distance between them 1.5 second after the second stone is released. अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं और उससे छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद जो हमसे पूछा गया उसको लिखते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बस देखा रखा है हमारे पास बात की गई है एक सिंपल से बैलून की, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से है, और ये अब क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन का है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एक्सेलरेशन है। यहाँ पर जो है इसका जो टाइम है, अब यहाँ पर हमारे पास ये 3.5 सेकंड का टाइम है। इससे पहले जो बलून था वो यहाँ पर था, ठीक है, इसमें अभी एक स्टोन पड़ा है और इसका जो एक्सेलरेशन था वो अभी भी सेम है भैया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो टाइम है, यहाँ पर जो टाइम है वो बस 2 सेकंड्स है। अब इससे पहले बलून यहाँ पर था और बलून में जो है अब 2 स्टोन थे, सबसे पहले 2 स्टोन थे बलून में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर से लेके आ रहा हूँ आपको, मान लें यहाँ पर t = 0 सेकंड पर। ठीक है, स्टार्टिंग में जो बलून बस बलून से जो स्टोन रहा पहला वो उसके 0 फर्स्ट स्टोन जब t पास 0 टाइम था। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया था, जो दूसरा स्टोन है ना वो पहले स्टोन से 2 सेकंड बाद गिरा है, यहाँ पर t 2 सेकंड हो गया, तो यहाँ से अब ये स्टोन गिरेगा तो ये भी ड्रॉप होगा, इसकी भी 0 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि जो बैलून की जो स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी हम u मान रहे हैं, और यहाँ पर जो है फाइनल जब ये t 2 सेकंड पे जब ये स्टोन गिरा तो इसकी v हो गई, और जब ये बिल्कुल कोई नहीं है, जब 1.5 सेकंड बाद यहाँ पर हम इसको v डैश मान लें। ठीक है, ये बस पूरी कंडीशन दे रखी है। अब ये बलून है ना वो ऊपर ही जा रहा है, उसमें से ये स्टोन गिर रहा है इस तरह से। ठीक है, 2 स्टोन लेके चल रहा था, पहला एक गिरा फिर दूसरा गिरा है और फिर कुछ नहीं गिरा, 1.5 सेकंड बाद हमें देखना है भैया कि जो पहला स्टोन है दूसरे स्टोन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो पूछा गया उसको लिख देते हैं, देन हमें बता दो भैया डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टोन्स, भैया दोनों स्टोन्स के बीच की डिस्टेंस आफ्टर 1.5 सेकंड ऑफ सेकंड स्टोन रिलीज। ये जो दूसरा स्टोन था ना वो रिलीज हुआ था, उसके भैया 1.5 सेकंड बाद बताओ कि दोनों के बीच की क्या डिस्टेंस होगी। तब तक मतलब क्या ये ग्राउंड पे नहीं पहुंचा कोई सा भी स्टोन। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राउंड है, अगर मैं ग्राउंड बनाऊं तो इसको, ठीक है, यहाँ पर अभी तक कोई भी स्टोन पहुंचा नहीं है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब ये तो हमने नॉर्मली जो हम देखते हैं डायग्राम वो हमने बना दिया, लेकिन अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर इसका 2D डायग्राम बनाना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टोन की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टोन ये यहाँ पे था, पहले वो गिरा है 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड पे गिरा है, उसके बाद उसको 2 सेकंड पे, फिर दूसरा स्टोन गिरा तो उसको भी इंटरवल दिखना होगा, और फिर 3 सेकंड पे हमें देखना होगा 1.5 सेकंड बाद। तो यहाँ बस क्या है, t = 0 सेकंड्स है। ठीक है, जब तक नहीं गिरा t = 1 सेकंड पे गिर गया है, फर्स्ट स्टोन की बात हो रही है, t = 2 सेकंड है यहाँ पर, और t = 1.5 सेकंड्स 3.5 सेकंड सॉरी। ठीक है,
ये हम फर्स्ट स्टोन की बात कर रहे हैं। अब सेकंड स्टोन की जो कहानी आई है ना वो कहां से आई है? देखिए t = 0 से t = 1 सेकंड तक भैया क्या पास एक स्टोन गिरा है फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट स्टोन की बात हो रही है फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड की अगर हम बात करें तो देखिए सेकंड जो स्टोन है वो 2 सेकंड पे गिरा है ना, t = 0 से 1 तक कुछ नहीं हुआ। अब t = जो 2 था से वो स्टार्ट हुआ गिरना, t = 2 सेकंड पे, ठीक है फ्रेंड्स। t = 0 सेकंड में फर्स्ट स्टोन गिरा है और उसकी डिस्टेंस देखिए यहां से लेकर और यहां तक जो पूरी डिस्टेंस होगी जब तक कि जो सेकंड वाला स्टोन है वो गिरा नहीं, वो x1 हमने मान ली। अब जब सेकंड वाला स्टोन गिरेगा तो वो ये लेके 1.5 सेकंड तक भैया वो भी तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसकी हमने मान ली x2, ठीक है। अब जब देखिए जब ये 2 सेकंड से 1.5 सेकंड तक कुछ गिरेगा मतलब 3.5 सेकंड तक ही गिरेगा तो डिस्टेंस होगी, तो साथ में फर्स्ट स्टोन भी गिर रहा है तो 2 सेकंड से 3.5 सेकंड तक इसकी भी कुछ होगी डिस्टेंस, इसको मैं मान लेता हूं डेल्टा x1, ठीक है। तो अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो जो सेकंड की जो डिस्टेंस हुई है वो तो हुई है x2, लेकिन अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो वो डिस्टेंस ज्यादा हो गई, वो क्या होगी x1 प्लस में डेल्टा ऑफ x1, ठीक है। आपको यहाँ पे मेंटेन क्या करना है, जो फर्स्ट स्टोन और सेकंड स्टोन उसके बीच की दूरी है टाइम की वो बस 2 सेकंड का गैप रखना है। तो देखिए t = 0 सेकंड पर हम गिराते हैं तो सेकंड स्टोन t = 2 सेकंड पे गिरेगा, ठीक है। अब ये सब है ना, ये जो भी कुछ हो रहा है ये फ्रेम ऑफ बैलून की बात हम करेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी स्टोन है आपको इतना पता है, कोई भी अगर बॉडी की दूसरी बॉडी में है, अगर उस दूसरी बॉडी जिसमें वो रखी है वो छोटी सी बॉडी, वो क्या होगा जो बड़ी बॉडी ना उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा वो ही सेम उसको मिल जाएगा, किसको? भैया जो अंदर उसमें रखा हुआ है। अब अगर बैलून की बात करें इसका एक्सेलरेशन ऊपर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसमें स्टोन रखे तो इनको भी ये तो यही एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन जब ये यहाँ से रिलीज होंगे तो यू तो इसका 0 हो जाएगा, लेकिन इनको एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन मिलेगा आप बाहर की तरफ, तो ये होगा क्या, ये एक्चुअली में ये इस तरह से नीचे नहीं गिरेंगे, पहले ये ऊपर आएंगे और फिर ऐसे नीचे गिरेंगे, ये सिमिलरली ये भी इस तरह से, क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से ही ऐसा होगा, ठीक है। और जी तो हमारे पास नीचे लगी रहा है ग्रेविटी जो होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया अगर मैं बात करूं इन फ्रेम ऑफ बलून अगर आ रहा है ना, देखिए इन फ्रेम ऑफ बलून हमें यहाँ पे देखना होगा। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना भैया फ्रेम ऑफ बलून क्यों ले रहे हैं, मैं आपको बता दिया। देखिए बलून में रखे थे ना दोनों स्टोन और तब बलून के अंदर से निकली है, तो इसका मतलब हमें बलून का जो एक्सेलरेशन था उनको देना पड़ेगा, क्योंकि हवा में भैया वो ऐसे तो जा नहीं सकते, तो किसी ना किसी एक्सेलरेशन से गए हैं। अब वो एक्सेलरेशन है उसकी वजह से वो गए हैं, तो जब वो ऐसे निकलेंगे तो कुछ टाइम के लिए क्या है इसका जो एक्सेलरेशन था ना उससे इफेक्ट उस पर रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ा ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से भी नीचे आएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं बलून के फ्रेम में चल रहे हैं, ठीक है। बलून को फ्रेम में लिख दिया तो आपको कंफ्यूजन होगा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला कांसेप्ट आ गया। ऐसे ज्यादा घबराने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है, मैं आपको भी बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब सेपरेशन जो डिस्टेंस होगी उसको मान लेता हूं नेट से x मान लेता हूं, तो ये बस होके जाएगी भैया, ये हो जाएगा मेरे पास में फर्स्ट की जो डिस्टेंस है और सेकंड की डिस्टेंस उसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास में x1 प्लस में डेल्टा x1 माइनस में क्या हो जाएगी x2, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं भैया x1 प्लस में डेल्टा x1, ये हम क्या करते हैं इसको हम s1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं s2, ठीक है। अब ये हम निकालेंगे कहां से s1 s2 के वैल्यू, तो देखिए s1 की वैल्यू निकालेंगे ut प्लस में हाफ एक्सेलरेशन ऑफ t स्क्वायर, एक्सेलरेशन t स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए u हमारे पास क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हमने ड्रॉप किया इसलिए रिलीज हुआ है ना, तो ये क्या होगा मेरे पास में हाफ एक्सेलरेशन बस क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखनी, तो एक्सेलरेशन मेरे पास यहाँ पे लग रहा है ना, वो लग रहा है a प्लस g। अब ये a प्लस g क्यों लग रहा है ये आपको समझना जरूरी है, देखिए क्यों, क्योंकि हम फ्रेम ऑफ बलून की बात करें तो फ्रेम का देखिए ये फ्रेम ऑफ बलून में अगर हम बात करें तो जो ए नेट हो जाएगा ना, नेट एक्सेलरेशन, ये तो ग्रेविटी नीचे लगेगी, तो ग्रेविटी हमने डाल दी पहली बात। दूसरा जो बलून का जो एक्सेलरेशन था जो कि ऊपर की तरफ लग रहा था ना, तो उसको हमें अपोजिट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हम सीरो फोर्स लगा देंगे जो कि ए हो जाएगी। अब ये आपको नहीं अगर समझ आया तो एक बार इसको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए ये बलून है, इस एक्सेलरेशन ऊपर है तो इसका वजह से फोर्स भी क्या होगी, ऊपर होगी। लेकिन अगर हम किसी भी बॉडी को किसी के रेफरेंस में लेके चल रहे हैं, मतलब कि अगर इसके अंदर बस छोटे छोटे स्टोन छोटी छोटी बॉडी है, तो इस पे अगर पूरे सिस्टम पे क्या है बस कोई एक्सेलरेशन है उसकी वजह से फोर्स हो रही है, तो ये फोर्स को हमें हटाना पड़ेगा। ये फोर्स कैसे हटेगी, इसको हमें नलिफाई करेंगे तभी हम अंदर वाली बॉडी को डिटेक्ट कर पाएंगे सिस्टम के मोशन को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं एफ सीरो फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। F0 फोर्स लगा देते तो इसका कुछ मास होगा हमारे पास में बलून का, वो मास हो गया, एक्सेलरेशन आपस ये रहेगा लेकिन अपोजिट में हो जाएगा, नीचे लग जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाली फोर्स इसको कैंसिल आउट कर देगी, जिससे कि हम जो है उसको क्या कर देंगे, हम इसको स्टैटिक दिखा देंगे, लेकिन एक्चुअली में होगा नहीं, हम इसको सीरो फोर्स लगा के वहां पर स्टैटिक शो कर देंगे। फिर हम क्या कर पाएंगे, देखिए बलून अब स्टैटिक हो गया, इसमें कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये स्टैटिक है, अंदर वाली बॉडी को हम आराम से कर सकते हैं डिटेक्ट जो इसका मोशन होगा, क्योंकि देखिए अगर बाहर को कोई एक्सेलरेशन है ना, कोई वेलोसिटी है, तो उससे फर्क पड़ेगा पूरे मोशन पे, तो इसलिए उसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसको हमें नलिफाई करना पड़ेगा। तो वो हम नलिफाई करेंगे सीरो फोर्स लगा के यहाँ पर, ठीक है। ये समझ आ रहा है। तो यहाँ पर हमने यही किया, देखिए क्या एक्सेलरेशन नेट, क्योंकि हम देखिए सूडो फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हम क्या करना, एक्सेलरेशन बात करें तो मास को हटाओ, सीधे ए नेट क्या हो जाएगी, तो जी नीचे लग रहा है, देखिए जी नीचे लग रहा है, साथ में सूडो एक्सेलरेशन क्या है, तो सूडो फोर्स से सूडो एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये समझ आ गया आपको। नीचे हम नीचे की तरफ हम क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव साइन मान रहे हैं, तो ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सूडो फोर्स को पता है ना, एक्सेलरेशन का जो भी एक्सेलरेशन एक साइड में है तो उसका अपोजिट आपको मतलब माइनस के साथ आ जाएगा, ये डायरेक्शन होती है बस। तो फ्रेंड्स आपको सूडो फोर्स वाला कांसेप्ट समझ आ गया होगा। तो अभी हम पहले डाल देते हैं, तो एक ए नेट मेरे पास कितना है, ए नेट मेरे पास में जी प्लस में ए इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, टी। अब टोटल टाइम हमें देखना होगा, टी हमारे पास कितना हमें देखना होगा 3.5 सेकंड में देख लीजिए, तो डिस्टेंस तो वैल्यू डाल देते हैं हाफ ए प्लस जी इंटू में 3.5 स्क्वायर। देखिए ये मैं 3.5 इसके लिए क्यों लिखा, क्योंकि जो फर्स्ट स्टोन है वो t 0 से स्टार्ट हुआ था, t 3.5 पे, उसकी हम क्या देख रहे हैं डिस्टेंस देख रहे हैं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं 3.5 में से 0 को माइनस कर रहा हूं, 3.5 मुझे मिल रहा है। अब s2 की अगर मैं बात कर लूं तो s2 मुझे यहां से मिलेगा हाफ, क्योंकि देखिए ut तो उसका भी 0 हो जाएगा, a प्लस g इसको भी सेम लगेगा, और इनटू में इसका जो होगा वो होगा 1.5। क्यों होगा, क्योंकि 3.5 में से आपको 2 को माइनस करना है, क्योंकि उतना ही तो इंटरवल चला है, तो उतनी डिस्टेंस हम देखेंगे। तो ये बस कितनी होगी, ये बस इतनी है। अब हमें क्या निकालना था, हमें x निकालना है, तो देयरफॉर क्या हो गया, x इज इक्वल टू s1 माइनस में s2। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये बस हाफ ए प्लस जी को मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां से मेरे पास 3.5 का स्क्वायर हुआ, माइनस में क्या हो गया 1.5 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर डेसिमल में आप स्क्वायर मत कीजिए, आप यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तो बड़ी छोटी चीज है भैया, ले लेता हूं a माइनस b और a प्लस b वैल्यू पुट कर दो, डाल दो, ठीक है भैया, डाल देते हैं। तो ये बस क्या आ गया, हाफ a प्लस ऑफ g। अब देखिए एक्स से बस बनता है और g को हम 10 मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन में देने रखा है 10 मान चल रहे हैं, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3.5 में से माइनस कर दीजिए 1.5, एक तो ये हो गया और एक हो गया 3.5 में प्लस कर दीजिए 1.5। इसको फाइनली अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आंसर आता है, वो आता है 55 मीटर्स। मतलब कि जो है भैया इतनी डिस्टेंस रहेगी दोनों के बीच में, एट कब, ध्यान रखना, एट t इज इक्वल टू 3.5 सेकंड पे दोनों के बीच में इतनी डिस्टेंस होगी। और यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। The truck is moving with a uniform speed v0 is equal to 8 meter per second along a straight horizontal road. A pedestrian starts to cross the road with a uniform speed v. When the truck is 4 meter away from him,
द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी सो दैट ही कैन क्रॉस द रोड सेफली। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ही डेसिमल में, तो इसका मतलब जो आंसर आना है वो डेसिमल में आएगा, लेकिन कैसे आएगा और कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व देखते हैं। आज वीडियो आपको दे रखी है, तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो हमसे पूछा गया उसको लिख लेते हैं, छोटा सा डायग्राम भी बना लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो छोटा डायग्राम बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले यहाँ पास क्या है, यहाँ पास है ग्राउंड, ठीक है, और ये है हमारे पास भैया एक ट्रक। क्या है भैया, ट्रक 1 2 और 3, भैया 3 पहिया वाला है, मतलब कि 3 है तो 3 होता है, 6 पहिया वाला ट्रक आपने देखा ही है। ये बस इसकी बना दी हमने ये हेडलाइट पॉप, ठीक है। अब क्या है भैया, जो ये ट्रक है ना इसकी जो विड्थ है जो सड़क पे पूरे घेर के चल रहा है, अभी यहाँ पे टूट दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो ये इसका जो व्हील है, व्हील दोनों व्हील है दोनों साइड के, उनके पीछे डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है, चौड़ाई मतलब की। और ये जो स्पीड है ये 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है भैया। जो ट्रक का ड्राइवर है बहुत धुआंधार ले जा रहा है इस ट्रक को, हवा में ले जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर भैया आप खड़े हो और ये भैया आप पी पॉइंट पे हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर खड़े हो, जो ट्रक है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी ट्रक की अभी तक वो कितनी 4 मीटर, आप 4 मीटर दूर से खड़े हो ऑलरेडी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अब इस रोड को क्या है भैया क्रॉस करने वाले हो, ये यहाँ तक इतनी भैया क्या है रोड की डिस्टेंस है। अब ये कैसी रोड है, जो ट्रक फिट हो रहा है, इसमें ऐसी कोई रोड भी होती है जहाँ पर भैया फिक्स निकलता है ट्रक, आपको मतलब वहाँ से हटना होगा रोड से, जब ट्रक निकल पाएगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्रॉस करना है, आप यहाँ पर क्रॉस कर रहे हो, 4 मीटर दूर अभी ट्रक है और 8 मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रहा है, ध्यान रखना, आपको दिख रहा है ट्रक आता है 4 मीटर की दूरी से। अब आप क्या कर रहे हैं भैया, आप यहाँ से इसको क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे सेफ क्या होगा, आप इसको सीधे रोड को क्रॉस करें या फिर थोड़ा सा इधर से क्रॉस करेंगे, सबसे सेफ मैं आपको बताऊं। अगर आप नोटिस करेंगे आपके सामने वो ट्रक आ रहा है तो आप सीधे क्रॉस करेंगे तो वो टाइम तो लगेगा, लेकिन जो डिस्टेंस है ट्रक के साथ वो कम होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप किसी एक एंगल पे क्या है डिस्टेंस को भी क्रॉस करेंगे तो में ट्रक से थोड़ा दूर भी रहेंगे। तो इसलिए अगर आप इस एंगल पे चलते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में जिस तरीके से चलने वाले हैं वो यही है, अगर आप इस एंगल पे चलेंगे तो ट्रक से दूर रहेंगे 4 मीटर के बाद, और जो डिस्टेंस को ज्यादा रहेगा ट्रक इतना आएगा, इतने आप यहाँ पहुंचेंगे थोड़ा और आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन जैसे आप यहाँ पहुंचेंगे तो ट्रक और यहाँ पे आएगा, इसका मतलब आपके जो चांसेस है उसको टकराने के बहुत कम है। लेकिन अगर आप यहाँ पर रहे और यहाँ से इस तरह से आप क्रॉस करें तो क्या होगा भैया, ये डिस्टेंस आपके ऑर्डिनेट तो फिक्स होगी, आप ट्रक के और बीच 4 मीटर ट्रक आ रहा बहुत स्पीड धुआंधार लेकर आ रहा है ट्रक वाला, तो ये क्या करके बहुत स्पीड से आएगा। जैसे यहाँ पहुंचेंगे तो ट्रक ऑलमोस्ट आ चुका होगा तो आपको लगेगा डर, और फिर हो सकता है आपकी टक्कर हो सकती है, नहीं हो सकती, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए कोई भी रिस्क नहीं डालना भैया आपको। इसलिए हमने क्या किया, थोड़े से एंगल पे चले जाओ ना, क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस तो बढ़ेगी आपकी हॉरिजॉन्टल में, लेकिन आप आराम से सेफली तो पहुंच जाओगे इस पॉइंट पे। तो आपको रोड क्रॉस करनी है मेनली, रोड क्रॉस हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये रिवर वाला जो क्वेश्चन होता है ना उसी तरह से इसको हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ये मत समझना जो देसी स्टाइल होती है हम तो सीधे निकल जाएंगे बाकी निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भैया सबके लिए देख रहे हैं, कोई चाहे बाकी निकले चाहे सिंपल निकले, सबको सेफली निकालना है, तो उस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करें, ठीक है। ये सॉल्यूशन सबके लिए वैलिड होना चाहिए, किसी एक के लिए जो बाकी निकल गया है फिर जो आराम से निकल रहा है, किसी एक के लिए सबके लिए वैलिड होना चाहिए, ठीक है। सब सेफली रोड को क्रॉस कर सके। तो आपको इतनी बात समझ आ गई। तो मैंने क्या किया, ये स्पीड थी आपकी v और ये थीटा एंगल बना देते, तो मैंने इसको कंपेयर किया तो v sin थीटा हो जाएगा इधर, बिल्कुल होगा भैया, और इधर क्या हो जाएगा v cos थीटा हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप कुछ यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक आपकी जो ड्रिफ्ट है कुछ ड्रिफ्ट हो गई ना, डेल्टा एक्स क्या होगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर जो डायरेक्शन है इसको y मानता हूँ, इसको x मानता हूँ हॉरिजॉन्टल को, ठीक है। तो समझ आ गया। तो हमसे पूछा गया है उसको लिख लेते हैं पहले। हमसे पूछा गया है देन मिनिमम वैल्यू ऑफ v की मिनिमम वैल्यू बता दो, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब यहाँ पर आपको एक बात पता थी, मैंने आपको बता ली भैया, फिर भी एक बार लिख लेते हैं, सेफली क्रॉस लिखा है भैया, सेफली क्रॉस दी रोड। तो सेफली क्रॉस भी कम से कम क्या पॉसिबिलिटी होगी कि जो ट्रक है ना वो जस्ट आपके बिल्कुल पास आ गया और आप बिल्कुल इस रोड को क्रॉस कर चुकी है, तो यही तो सबसे मिनिमम केस होगा जहाँ पर आप एक्सीडेंट से बच जाएंगे और आप क्रॉस भी कर पाएंगे सेफली। इस मिनिमम केस को हम पकड़ना है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो टाइम होगा जो कि क्या भैया पेडेस्ट्रियन है, और जो ट्रक का टाइम होगा किस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, तो इस पॉइंट पे, ये अगर मैं लेट्स से ए पॉइंट मान लूं इसको, इस पॉइंट पे जब आप यहाँ पहुंचेंगे, जब भी आप ट्रक यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो ये क्या है सेफ पॉइंट है। अगर ट्रक की जो विड्थ है वो 2 मीटर, तो इस रोड पे तो आएगा नहीं, उधर साइड पे ये रोड पे चलेगा नहीं, फुटपाथ तो जा सकता है, तो फुटपाथ पे आप पहुंच गए, तुरंत ट्रक यहाँ से निकला है, तो एक्जैक्टली आपका जो टाइम है ट्रक का टाइम बिल्कुल मैच करेगा, तभी आप ये मिनिमम केस है कि सेफली क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है। इससे कुछ भी अलग हो सकता है, ट्रक का टाइम क्या हुआ आपसे टाइम से कम हो गया, पहले पहुंच गए ट्रक बाद में आया, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता ट्रक का टाइम पहले ट्रक पहले आगे बाद में पहुंचे तो इसका मतलब हो जाएगा डिशूम एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको मिनिमम केस लेके चलना है, ये सेफली क्रॉस का ये बस यहाँ पर मेन यूज है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। आपने अगर ये बात पकड़ ली होती तो आप इस क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। अब जो रिवर वाला क्वेश्चन आप करते हो ना वही सेम अब ये है, तो हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं पेडेस्ट्रियन जो कि आप है भैया, ठीक है, और इधर मेरे पास कौन है भैया, ट्रक, वही चला रहा है बहुत स्पीड से धुआंधार लेके आ रहा है। तो इसके अगर मैं पेडेस्ट्रियन की बात करूं तो इसका वी वाई मेरे पास क्या है, वर्टिकल जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, v sin थीटा जो कि रोड क्रॉस करने के लिए हेल्प कर रही है, और इसके अगर मैं vx की बात करूं v cos थीटा जो कि इसको ड्रिफ्ट दे रही है, ट्रक की जो डिस्टेंस है इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी मेंटेन करके रख रही है, थोड़ी दूर रख रहा है इसको, ठीक है। इसका अगर मैं डेल्टा x की बात करूं तो डेल्टा x मैंने डेल्टा x लिया है, और जो डेल्टा y है हमने माना भैया क्या कि जो रोड है, रोड की जो विड्थ है, जो ट्रक की विड्थ फिट है, मतलब 2 मीटर है, ठीक है, मतलब 2 मीटर ही जो है आपको क्रॉस करनी है रोड, बस इतना समझ आ गया। अब इधर हम ट्रक की अगर बात करें तो ट्रक की जो वी एक्स बस कितनी है 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इसकी वी वाई तो है नहीं ना, कुछ हॉरिजॉन्टली चल रहा है, स्पीड वर्टिकल तो है नहीं कुछ भैया, क्योंकि फिक्स आ रहा है रोड में, तो भाई वर्टिकली हो नहीं सकती पॉसिबिलिटी। अब हम क्या करते हैं भैया, हमें दोनों का टाइम देखना है, तो इसके लिए अगर मैं टाइम की बात करूं तो इसका मेरे पास जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मुझे वर्टिकली चेक करना है सिर्फ, क्योंकि वर्टिकली क्रॉस कर रहा है ना वाई एक्सिस का लाऊं, तो ये जाएगा डेल्टा वाई अपॉन में यू वाई वी वाई, सॉरी, क्योंकि भैया जो भी डिस्टेंस होगी वाई में होनी चाहिए और जो स्पीड है वो वाई की वजह से कवर होनी चाहिए डिस्टेंस, तो वो यहाँ बस आ गई। तो डेल्टा में बस 2 मीटर है और जो स्पीड है वो क्या है v ऑफ sin थीटा, तो बस क्या आ गया t आ चुका है ये, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टली जो स्पीड है वो भी तो भैया क्या करे, ट्रक से दूरी बनाकर रख रही है ना, तो वो भी तो आपको हेल्प कर रही है क्रॉस रिसीव करने के लिए। अगर वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं हुई तो आपका पॉसिबिलिटी है कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो मैंने आपको वो केस बता दिया था। तो इसलिए हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर हम डेल्टा x निकालेंगे, ये कितनी डिस्टेंस हो रही है इस टाइम तक पहुंचने में, तो vx इंटू में t, ऐसे अगर देखेंगे तो vx की वैल्यू v cos थीटा हमने निकाल ली, इंटू में t बस कितना है 2 अपॉन में v sin थीटा, तो ये हमारे पास में कितना आ गया, डेल्टा x की वैल्यू बस आ रही है भैया 2 cot ऑफ थीटा।
2 cot थीटा मेरे पास में डेल्टा एक्स वाली आ गई, तो भैया इतने डिस्टेंस वो चल जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो कितने डिस्टेंस और ट्रक से वो दूर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें ट्रक के लिए, तो ट्रक के लिए बस टाइम कितना हो जाएगा, ट्रक के लिए अगर हम टाइम की बात करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस कितनी होगी उसको नोटिस करते हैं। देखिए ट्रक अभी पहले से ऑलरेडी 4 मीटर की दूरी पे है, उसके बाद क्या हुआ जो पहले स्टैंड है वो और डेल्टा एक्स और बढ़ गया डिस्टेंस। अभी तक ट्रक हमें स्टेबल मान रही थी, अब क्या करेंगे हम ट्रक को स्पीड दी हमने 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। 4 मीटर तो ये कवर करेगा, फिर डेल्टा एक्स भी कवर करेगा जब यहाँ पहुंचेगा, वही हम यहाँ पर करेंगे। तो डिस्टेंस कितनी हो गई भैया, डिस्टेंस हो गई 4 प्लस में डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर आपको ये नहीं देखना भैया कि जब तक ये पेडेस्ट्रियन यहाँ पहुंचेगा तो ये भी चलेगा, ये चलेगा नो डाउट, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसको ओवरऑल कंसीडर करना है कि ट्रक हमने अभी स्टार्ट किया है, जब पेडेस्ट्रियन यहाँ पर चलने वाला, मतलब कि देखिए ये बात आपको समझ आ रही है कि जब यहाँ से चलेगा तो ये यहाँ 4 मीटर पहुंचेगा तो पेडेस्ट्रियन यहाँ तो होगा नहीं, पेडेस्ट्रियन ऑलरेडी यहाँ पे होगा और यहाँ पर ऑलरेडी पहुंचने वाला होगा, तो ये ट्रक यहाँ पहुंचेगा तो ये पेडेस्ट्रियन पहुंच पाएगा, तो 4 मीटर तो कवर करना ही करना है। उसके बाद जो पेडेस्ट्रियन यहाँ पहुंच जाएगा डेल्टा एक्स भी तो कवर करेगा, तभी तो जाके पेडेस्ट्रियन यहाँ पे इस ट्रक को मीट कर पाएगा, मतलब कि देख पाएगा, एक्सीडेंट तो नहीं होगा क्योंकि वो क्या है फुटपाथ पे चढ़ गया, ठीक है। तो आपको समझ आ गया इस पॉइंट, ये पॉइंट आपको समझ आएगा, डिस्टेंस उसको कवर करनी ही पड़ेगी चाहे वो पेडेस्ट्रियन के पास पहुंचे चाहे ना पहुंचे, ये बात समझ आ रही है। यहाँ पास हो गया टाइम डिस्टेंस, अब हमारे पास स्पीड कितनी होगी, स्पीड पास हो गई कितनी एक्सेलरेशन में सिर्फ 8। मैं आपको पहले बता दिया था कि जो टाइम है पेडेस्ट्रियन और ट्रक का बराबर होगा, तो ये वाला टाइम को हम बराबर कर देते हैं इसके, यहाँ पास हो जाएगा 2/v sin of थीटा, ठीक है। ये टाइम ऑफ ट्रक है और ये टाइम ऑफ पेडेस्ट्रियन है, ठीक है। ये बराबर कर दिए, तो हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें v क्या मिल जाएगा, v हमें निकाला था तो 8/2 sin थीटा प्लस में cos थीटा। हम पास क्या है वेलोसिटी आ चुकी है, किसकी आई है भैया, पेडेस्ट्रियन की वेलोसिटी आ चुकी है। हमसे क्या पूछा गया था, मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी ना, v की तो वेलोसिटी आ चुकी है, तो मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे फटाक से। अब v मिनिमम के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है भैया, क्या आदि के न्यूमरेटर तो कॉन्स्टेंट कोई चेंज नहीं होना, लेकिन डिनोमिनेटर आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा, तब v मिनिमम होगा। v मिनिमम के लिए आपको डिनोमिनेटर होगा ना, जो क्या है 2 sin थीटा प्लस में cos थीटा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा भैया, मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा डिनोमिनेटर होगा उतना ही ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है वो कम होगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास v मिनिमम कितना आएगा, पहले इसकी मिनिमम वैल्यू निकालें ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको नहीं पता भैया, a sin थीटा प्लस में b cos ऑफ थीटा की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम होती है √a² प्लस में b², और जो मिनिमम होती है ना वो होती है √a² प्लस में b² माइनस साइन लग जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हम यूज करेंगे। तो v मिनिमम मेरे पास कितना आ जाएगा, v मिनिमम ये पास आ गया 8/a की वैल्यू कितनी है 2, तो √4² 2 का स्क्वायर सॉरी, क्योंकि 4 होगा प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसको हम फाइनल जब सॉल्व करेंगे तो ये पास आ रहा है 8/√5, और 8/√5 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है 3.57 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। बोला गया है swimmer A who want to reach directly at point B on the other bank of the river swims with the minimum possible speed with respect to river and reaches directly at point B if width of the river is W and river flows with velocity v0, then time in which swimmer crosses the river is। हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है, ये विड्थ है और यहाँ पर कुछ देख सकते हैं आपकी इस एंगल पे ये ए से लेकर बी तक पहुंचा है, 37 डिग्री का एंगल बना रहा है एक के साथ में, और वेलोसिटी जो रिवर की है वो v0 है, ठीक है। और पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमसे पूछा गया है टाइम बताना है कि जो स्विमर ए है वो क्रॉस कर पाएगा उस रिवर को बी पॉइंट तक पहुंच पाएगा, वो हमें बता दो टाइम, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स अपन जो क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है इसको हम बना लेते हैं, उसके बाद जो हमसे पूछा गया उसको लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं x और y के अलग अलग देख लेता हूं, तो अलॉन्ग x इधर कर लेते हैं और अलॉन्ग y इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको इतना तो पता है ना, क्योंकि अगर रिवर की कोई वेलोसिटी है इधर साइड, अगर कोई बंदा इधर जाना जिसको इस पॉइंट पे, तो वो क्या कर सकता है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है वो सीधा इधर जाएगा, अगर इस तरह से इधर ही जाएगा तो आपको पता है जब वेलोसिटी इधर से पड़ेगी, अगर पानी का भाव लगेगा तो ये इधर नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा इधर आगे आ जाएगा, तो इसलिए इसको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा इधर से जाना होगा, इधर से जाएगा तो धीरे धीरे पानी जब इसको भाव आएगा तो धीरे धीरे इसको करते करते इधर पहुंचा देगा। तो इसी तरह से कुछ पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि हमने जो भी रिवर वाले क्वेश्चन किए हैं अभी तक उनमें यही पॉसिबिलिटी होती है, अगर कोई रिवर की वेलोसिटी है तो वो क्या करती है, वो जो पर्सन है जो स्विमर उसको थोड़ा थोड़ा ढकेल के इधर भेज देती है। अगर हम इधर से चलते हैं, अगर हम इधर इसके टाइम चलेंगे तो वो इधर तो पहुंच नहीं पाएगा, थोड़ा इधर टेढ़ा पहुंचेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे सिंपल केस जो होता है उसको मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से चलाता हूँ, इससे मेरे को इधर चल रहा है कुछ एक एंगल बना के, मैंने थीटा मान लिया इस एंगल को, ठीक है। ये थीटा हमारे पास एंगल गिवन नहीं है और उसको पहुंचा के इधर उसको बी पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो इधर से रिवर की वेलोसिटी क्या करेगी, स्विमर को धक्का मारेगा और धक्का मारते मारते इस बी पॉइंट पे पहुंचा देगा, फाइनली पहुंचने वाला होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम देखो तो स्विमर की मैं वेलोसिटी v मान लेता हूँ, ठीक है, एंगल थीटा बना रही है, तो इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास v cos ऑफ थीटा, अगर मैं कंप्रेस करूँ, और ये मेरे पास हो जाएगा ऊपर v sin ऑफ थीटा, ठीक है। और जो ये रिवर की जो वेलोसिटी है उसको मैं u मान रहा हूँ, क्योंकि हम पता है कि हम रिवर की वेलोसिटी को u मानते हैं जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जो स्विमर की वेलोसिटी इसको v मानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अलॉन्ग x की बात करूँ तो देखिए x डायरेक्शन में एक तो ये है और एक ये है, तो दो ही है ना, तो मैं vx मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में u माइनस v cos ऑफ थीटा। अब मैंने एक साइड को पॉजिटिव लिया तो दूसरा नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव आ गया। अब अगर मैं y की बात करूँ तो vy मेरे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेलोसिटी है v sin थीटा, तो इसको लिख देते हैं v sin ऑफ थीटा। अब हमें क्या करना है, हमें रिवर को क्या पार करना, मतलब इस विड्थ को कवर करना है, तो विड्थ किससे कवर होगी, इस वाली वेलोसिटी तो v sin थीटा से। तो इसका मतलब क्या है, हमें x वाला कोई भी काम अभी लेना नहीं है, यूज में आएगा नहीं, हमारा मेन पर्पस y वाला होगा, ठीक है। अगर मैं दोनों के डिस्टेंस करना चाहूँ तो इसकी sy में बस क्या हो जाएगा, इसकी डेल्टा x लिख देते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ से पर्सन लेके यहाँ तक आया तो इसमें कुछ डेल्टा एक्स चेंज हुआ है ना, आप देख सकते हैं अलॉन्ग एक्स में कोई चेंज हुआ है ना डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एक्स है। और अगर आप डेल्टा वाई बात करेंगे, मतलब डिस्टेंस वाई में ये डेल्टा एक्स सॉरी एस एक्स मतलब डिस्टेंस इन एक्स एक्शन, और यह बस क्या डिस्टेंस इन वाई एक्सिस, तो ये बस क्या हो जाएगा डब्ल्यू, विड्थ हमने कवर किया ना रिवर की, तो विड्थ, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 37 डिग्री एंगल दे रखा था, इसको थोड़ा सा यूज करना है। कैसे करेंगे, इस एंगल का थोड़ा सा बना लेते हैं, इसको मैं लेट से सी पॉइंट डाल देता हूँ, तो इस एंगल थोड़ा सा हम बना लेते हैं डिटेल में। ये पास है 37 डिग्री, ये पास है बी पॉइंट, और ये मैंने अभी सी माना है और ये ए है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे जो ये ए बी है, ए बी डायरेक्शन तो हमें पता नहीं है क्या है, ठीक है। और जो ये BC, अगर आप BC को नोटिस करेंगे, ये B और C, तो ये बस क्या है, अगर हम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो देखिए VC हम बस क्या है, एक तो ये हम बस क्या वर्टिकल वाली वेलोसिटी होगी, तो ये बस VY हो गई, और जो ये AC क्या है बस में
हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी तो ये vx हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से और ये वाला हमारे पास है ना, तो ये बस क्या है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई, ठीक है, और ये बस क्या है वर्टिकल वेलोसिटी ने कंपेयर कर ली। तो हमने दोनों वेलोसिटी में बात कर रही है, तो इसलिए दोनों को मैं वेलोसिटी में लिख रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं 1037 देखूँ तो मैं दोनों में कुछ रिलेशन निकाल सकता हूँ। ये vy परपेंडिकुलर अपॉन में बेस vx, ठीक है। अब वैल्यू से अगर हम पुट कर देते हैं, यहाँ पुट करते हैं 1037 होता है हमारे पास होता है 3/4 इज इक्वल टू vy हो गया v sin थीटा अपॉन में क्या हो गया u माइनस में v cos ऑफ थीटा। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मुझे v यहाँ से क्या मिल रहा है, v मुझे मिल रहा है 3u अपॉन में 4 sin थीटा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आप v निकालिए और 3 cos थीटा प्लस का, ठीक है, ये बस आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए था, ये जो v है ये वेलोसिटी किसकी थी, ये तो हमने स्विमर की मारी थी ना, देखिए ये वाली वेलोसिटी। इसका मतलब क्या कि हमें इसको मिनिमम करना था, क्वेश्चन से बोला गया था मिनिमम स्पीड विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे स्पीड नहीं होगा, यहाँ पर होगा विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, यहाँ पे जल्दी से लिख गया मैंने स्पीड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा। तो ये बस क्या है, ये वेलोसिटी है, हमें इसको मिनिमम करना है ना, तो मिनिमम करेंगे तो वेलोसिटी मिनिमम कैसे करेंगे भैया, फॉर v मिनिमम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए भैया, 4 sin थीटा प्लस में cos थीटा, इसको हमें क्या करना होगा मैक्सिमम। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए न्यूमरेटर में तो 3 हो जो कि कांस्टेंट वैल्यू होनी है, 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा ये वेरिएबल होगा, इसको मैक्सिमम अगर हम करते हैं डिनोमिनेटर को तो ये ओवरऑल मिनिमम आएगा, तो मिनिमम में चाहिए तो मिनिमम कर लेंगे। तो अगर आपको नहीं पता मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू दोनों ही आपको अगर नहीं पता, किसके लिए भैया, जनरली अगर आप देखेंगे a sin थीटा प्लस में b cos थीटा अगर आपको देखना है तो ये बस होता है, इसकी जो मैक्सिमम होती है ना अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जाती है, और इसकी जो मिनिमम होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होती है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप इसको याद कर लें। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने जो स्विमर थी ना उसकी स्पीड को हमने मिनिमम कर लिया। अब मिनिमम कितनी आएगी उसको हम वैल्यू तो निकाल लें, तो v मिनिमम मेरे पास ऐसे कितनी आ रही है, v मिनिमम वैल्यू पुट कर देते हैं, हो जाएगा बराबर 3u, और इसके में मैक्सिमम डाली तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a मेरे पास कितना है, a मेरे पास 4 है और b मेरे पास 3 है, तो अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ये तो मेरे पास कितना आ गया 5 आगे नीचे दो और ऊपर 3u, तो 3u अपॉन में 5, ये बस क्या आगे v मिनिमम आ चुकी है, ठीक है। और ये u है ना, ये स्पीड ऑफ रिवर है, ठीक है, तो ये v नॉट से बाद में रिप्लेस कर देना। अभी तक हमने क्या निकाल लिया, हमने v मिनिमम निकाल लिया जो कि स्पीड ऑफ स्विमर थी हमने निकाल ली, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकाला था, टाइम निकालना था, और हम टाइम किसके लिए निकालेंगे, हम निकालेंगे अलोंग y एक्सिस, क्योंकि विड्थ ऑफ रिवर है उसको हमें कवर करना है, तो वे पॉइंट पहुंचेगा। तो सिंपल ऐसे हम देखेंगे भैया अलोंग y चलना है, ठीक है, अलोंग y अगर आप देखते हैं आपको सिंपल फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ये तो हमें पता है, सिंपल चीज है ये, तो इसको तो याद करने की जरूरत है ही नहीं। तो स्पीड में बस कितनी है v y है, और जो डिस्टेंस है वो बस कितनी है w है, टाइम हमें निकालना है तो t लिख दिया, ऐसे बस t कितना आ गया, t आ गया मेरे पास में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इसको ले लेंगे, इधर स्पीड ले लेंगे, तो v में बस कितना था v sin ऑफ थीटा। अब v हमने निकाल दिया ऑलरेडी, हमें क्या v मिनिमम करना है, आपको पता था क्वेश्चन में बोला गया, तो v को हम v मिनिमम से रिप्लेस करेंगे, तो 3u अपॉन 5 होगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ वैल्यू, तो मुझे t मिलेगा यहाँ से क्या, ये मुझे मिलेगा 5w अपॉन में 3v नॉट, मैंने u को v नॉट से रिप्लेस कर दिया, और मैंने क्या कर दिया, हमने क्या है देखिए नीचे v sin थीटा तो v की वैल्यू 3u अपॉन 5 होगी, नीचे तो 5 को हमने ऊपर भेज दिया, तो 3u के जगह v नॉट और इधर w को मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बस टाइम आ चुका है। तो फ्रेंड्स तो यहाँ तक हम जो तरीका होता है क्वेश्चन करने का वो उस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन करने का जो तरीका है उसमें कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पर जो आंसर नहीं आ रहा है ना, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए आपको दिमाग लगाना है, उसके लिए क्या करना है, देखिए अगर आप नोटिस करें 4 ऑप्शंस को, तो उसमें आपको एक चीज तो समझ आ रही है भैया कि 5/3 कुछ मल्टीपल है ना, इतना समझ आ रहा है। तो अगर मैं क्या करूँ, अगर आप नोटिस करेंगे जनरली तो ये मैं 5 को क्या कर सकता हूँ, 5 में मल्टीप्लाई कर दो इसका 5 का, तो 25/25w अपॉन में 3 का मैं कर देता हूँ 4 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 × 4 कितना 12 v नॉट, और ये हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट इसका आंसर आ रहा है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ना एक इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है जिसकी वजह से क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा, जो हमारा आंसर नहीं आ पा रहा, लेकिन अगर आप एनालिसिस करेंगे 4 ऑप्शंस को तो आपको इतना तो समझ आएगा कि 5 और 3 का कुछ मल्टीपल हो रहा है, हम 4 ऑप्शन देख के उसके बाद आपको समझ आ रहा है 5 ऊपर ही रहना हमेशा, तो 5 का जो मल्टीपल होगा ऊपर होगा और 3 का मल्टीपल नीचे होगा। तो इस तरह से आप इसको एनालिसिस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो आंसर है ना, ये हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ, टिल देन बाय बाय टाटा।